Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, under the segment of modern Indian history, today we are going to discuss about the Battle of Buxar. बक्सर के युद्ध की बात करेंगे आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के तहत। और आपको मैं बताऊं कि ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजी सेना यानी ब्रिटिशर्स, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स, जिस सेना का नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ कौन है? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड जो कि मुगल बादशाह है, मीर कासिम जो उस समय बंगाल का नवाब है, और सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है। एक तरफ ये तीनों हैं, एक तरफ अंग्रेज हैं, और इसमें अंग्रेजों की विजय होगी। ठीक है, इस पे हम अभी डिटेल देखेंगे इसको। ठीक है, मैं शुरू करता हूं थोड़ा सा बंगाल से फिर से। और आप जानते हैं कि पिछला वीडियो हमने बैटल ऑफ पलासी पे किया था। पलासी जो कि बंगाल में था, और बंगाल में एक महत्वपूर्ण लड़ाई अंग्रेजों ने लड़ी थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ, और वहां पे उनकी जीत हुई, और फिर उनका अगला पड़ाव ये बक्सर था। ठीक है, तो इसको फिर से हम थोड़ा सा 5 मिनट इसको समझते हुए और फिर हम यहां तक आएंगे ताकि आपका कनेक्शन टॉपिक से बन जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो बंगाल था ये सभी यूरोपीय कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। ठीक है, सभी यूरोपियन कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। क्यों था? मैंने ये बताया था कि उस समय ये जो बंगाल है, इस बंगाल में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। उस आज का जो बांग्लादेश है, यानी उस समय पहले ये पाकिस्तान बना और फिर पाकिस्तान से कट के ईस्ट बंगाल बना। उस ईस्ट बंगाल को क्या बनाया गया? बांग्लादेश। तो आज जो बांग्लादेश है, आज जो भारत का वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, आज जो बिहार है, झारखंड है, और आज जो उड़ीसा है, वो सभी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। ये सभी सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र था। और आप जानते हैं कि ये जो बंगाल का क्षेत्र था, यहाँ पे गंगा नदी आ रही है, इधर से चाइना की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, कई सहायक नदियां भी हैं यहाँ पे। हाँ, कई सहायक नदियां भी बहती हैं, ट्रिब्यूटरीज। और इस वजह से क्या है, नदियों का एक जाल इस क्षेत्र में है, और इस वजह से यहाँ का लैंड जो है बहुत फर्टाइल था। ठीक है, ये जो बंगाल की जो भूमि थी बहुत उपजाऊ थी। ठीक है, यही नहीं, आप देख रहे हैं कि ये बंगाल जो है पोर्ट सिटी भी है, ये बंदरगाही क्षेत्र है। हाँ, पोर्ट रीजन है, मतलब बंदरगाही क्षेत्र है, सिटी नहीं। बंगाल तो पूरा स्टेट हो गया। ठीक है, तो ये बंदरगाही क्षेत्र है, तो यहां से समुद्र के रास्ते व्यापार भी हो रहा है। ठीक है, तो इस दृष्टि से अगर देखें तो आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा समृद्ध था ये बंगाल का क्षेत्र। और यही रीजन था कि ये मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू यानी राजस्व जाता था तो इसी बंगाल से जाता था। ठीक है, और यही नहीं, जो भी यूरोप में जो भी व्यापारिक सामान निर्यात किए जाते थे, उसमें अगर आप देखें तो 40 से 60% जो सामान था वो बंगाल से ही निर्यात किया जाता था। सोचिए आर्थिक रूप से कितना मजबूत क्षेत्र था ये। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये सभी के लिए आकर्षण का केंद्र था। और यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई, कौन कौन सी, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, उसके बाद अंग्रेज आए, और अंत में फ्रांसीसी आते हैं, सभी के लिए बंगाल जो था आकर्षण का केंद्र था। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि जो पुर्तगालियों को और डचों को, पहले पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले समुद्री रास्ते से भारत में व्यापार करने के लिए, तो उनकी शक्ति को डचों ने खत्म कर दिया था। फिर डचों की और पुर्तगालियों की शक्ति को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। अंग्रेज के बाद जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो अब इन दोनों का भिड़ंत है, क्योंकि यही दोनों भारत में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी भी है, वो भी कमजोर हो जाएगी जब कर्नाटक क्षेत्र में युद्ध होगा। हाँ, भारत में अपने वजूद को बचाने के लिए जब ये कर्नाटक क्षेत्र में दोनों कंपनियां भिड़ेंगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। देखिए, आज का कर्नाटक नहीं है ये, उस समय का कर्नाटक, ये कोरोमंडल क्षेत्र है। कोरोमंडल इसको तट कहते हैं, इसे मालाबार तट कहते हैं। तो कोरोमंडल तट की तरफ था, यूरोपियंस ने कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को नाम दिया था कर्नाटक। आज का कर्नाटक इस तरफ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो 3 कर्नाटक युद्ध होंगे उसमें फ्रांसीसी भी पस्त हो जाएंगे, और अब बच जाएंगे अंग्रेज। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध जो होता है वो होता है 1748
से 1746 से लेकर 48 तक, दूसरा जो होगा 1749 से 1754 तक, ठीक है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध होगा 1756 से लेकर 63 तक। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध तक आते आते फ्रांसीसी भी लगभग खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद ही जब तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा है, उसी समय 1756 में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ और 1757 में लड़ा जाता है पलासी का युद्ध, ठीक है। बंगाल में पलासी का युद्ध होता है, ठीक है, पलासी का युद्ध, पलासी ये मैंने बताया था। और पलासी के युद्ध में, पलासी युद्ध में क्या होगा, पलासी युद्ध में बंगाल के नवाब का जो नवाब जो है सिराजुद्दौला, इसकी हार हो जाती है, ये हार जाता है, अंग्रेजों की इसमें विजय होती है और इसकी जगह बंगाल में सिराजुद्दौला की जगह आ जाएगा कौन, एक कठपुतली नवाब है मीर जाफर, ठीक है। इसी ने धोखा दिया था मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को, मैंने ये बताया था। और मीर जाफर यहाँ आ गया, इनकी जगह मीर जाफर को अंग्रेजों ने कठपुतली नवाब बना दिया। अब मीर जाफर, चूंकि पहले ही से पैक्ट था कि पलासी का युद्ध जब अंग्रेज जीतेंगे और मीर जाफर को वो सिराजुद्दौला की जगह बंगाल का नवाब बना देंगे, तो मीर जाफर उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं देगा। तो मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर ने उनको खुलकर धन दान दिए। हाँ, एक जैसा रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव को भी खूब पैसे दिए और भी लोगों अंग्रेजों को, अंग्रेज अधिकारियों को खूब पैसे दिए, ठीक है। इतना अंग्रेजों ने इनको चूसा, राजस्व तो वो चूस ही रहे थे, और इतना चूसा कि कहा जाता है कि मीर जाफर को अपने महल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। और एक समय ऐसा आया जब खजाना पूरा खाली हो गया, ठीक है, मीर जाफर के समय खजाना खाली हो गया, ठीक है, बंगाल का खजाना बिल्कुल खत्म हो गया। और मीर जाफर अब क्या हुआ कि तंग आने लगा, किससे, अंग्रेजों से, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास देने को कुछ नहीं था, ये तो कठपुतली नवाब था, ठीक है, देने के लिए कुछ नहीं था अंग्रेजों को। तो उस समय ये क्या करेगा मीर जाफर कि डचों से कांटेक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, डचों से कांटेक्ट करना शुरू करेगा। और क्योंकि तंग आ जाएगा, अंग्रेजों ने इसको बुरी तरह चूस लिया है, तो ये डचों से कांटेक्ट करना शुरू होगा। लेकिन क्या होगा, इसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकलेगा कि आप देखेंगे कि 1759 में बेदरा की लड़ाई में डचों को भी अंग्रेज मात दे देंगे और इस तरह से डच जो है भारत में उनकी शक्ति लगभग खत्म हो जाएगी, उस समय खत्म ही हो गए। तो आप देखेंगे कि 1757 में पलासी की लड़ाई होती है जिसमें अंग्रेजों की विजय होगी, ठीक है। उसके बाद 1759 में बेदरा की लड़ाई में, ठीक है, बेदरा में डच जो हैं, डच खत्म हो जाएंगे, मैंने एरो नीचे किया, यानी कि डचों का डाउनफॉल हो गया, यहां पर खत्म हो गए। और फिर 1760 में ये वॉन्डीवॉस की लड़ाई होगी जिसमें फ्रांस जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1757, 1759 और 1760, ठीक है। अब देखिए फ्रांसीसी शक्ति भी खत्म हो गई, पलासी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को खत्म कर दिया था, सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को बनाया बंगाल का नवाब, खजाना खाली हो गया, मीर जाफर तंग आ गया, डचों से ये कांटेक्ट करने लगा ताकि कुछ स्थिति में सुधार करे या डचों के साथ कुछ मेल मिलाप करके हाँ अपने को मजबूत बना सके। लेकिन ये आर्थिक रूप से भी बंगाल कंगाल हो चुका है और तब तक डचों को 1759 में ही बेदरा में हरा दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, बेदरा की लड़ाई में, बेदरा का युद्ध, और फ्रांसीसी 1760 में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, डचों से भी इसका कनेक्शन कट गया क्योंकि डच कमजोर हो गए हैं, अब वो इसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, मीर जाफर की जगह अंग्रेज जो हैं वो क्या करेंगे, अंग्रेज जो हैं ये बना देंगे मीर कासिम को बंगाल का नवाब। मीर कासिम अब क्या हो जाएगा, बंगाल का नवाब हो जाएगा। और ये बात है कब की, 1760 की, ध्यान दीजिएगा 1760 की बात है कि उस समय एक गवर्नर है, ब्रिटिश गवर्नर बंगाल में, वेंसीटाट
कहता है मीर जाफर को कि आप जाइए 15,000 रुपए का पेंशन लीजिए और आराम से आप अपना जीवन यापन कीजिए, कलकत्ता जाइए। ठीक है, तो ये मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या किया, हटा दिया और मीर जाफर की जगह मीर कासिम को ये बना देते हैं नवाब 1760 में, और इस घटना को ये नाम देते हैं बंगाल क्रांति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बंगाल क्रांति। अब एक बात देखिए कि किसी भी स्थिति में क्या इसको बंगाल क्रांति कहना उचित होगा? ये तो अंग्रेजों का टर्म दिया हुआ था बंगाल क्रांति। ठीक है, क्यों? लेकिन फिर भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण यहां पे सवाल बन जाएगा कि अंग्रेजों ने किस घटना को कहा था बंगाल क्रांति? तो जो उन्होंने पलासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को पहले नवाब बनाया था मीर जाफर को, मीर जाफर जब उनकी डिमांड को फुलफिल करने में असफल रहता है तो मीर जाफर की जगह 1760 में, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाते हैं और इसी को ये नाम देते हैं बंगाल क्रांति। ठीक है, तो बंगाल क्रांति जो है ये अंग्रेजों की तरफ से ये टर्म दिया हुआ है, लेकिन हमारा कहना है कि क्या है, भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि क्या इसको बंगाल क्रांति का, ये बंगाल क्रांति बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या कोई भी क्रांति होता है, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, हाँ 1857 की क्रांति हुई, उसमें भारतीय लोग जो है उनकी भी सहमति है, उनका समर्थन है, लेकिन यहां तो बंगाल के राजस्व को, बंगाल के कारीगरों को, ठीक है ना, बिल्कुल कंगाल किया जा रहा है, बंगाल के रेवेन्यू को लूटा जा रहा है। ठीक है ना, आर्थिक रूप से बंगाल को कमजोर किया जा रहा है। क्या इसमें बंगाल के किसानों की, बंगाल के व्यापारियों की या बंगाल के आम लोगों की सहमति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या कोई भी मौलिकता नहीं लगती इस बात में कि आप कहें इसको कि ये बंगाल क्रांति, कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो हमारी नजर में तो ये बंगाल क्रांति बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस घटना को अंग्रेजों ने बंगाल क्रांति कहा है, तो जब उन्होंने 1760 में मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, क्योंकि मीर जाफर जो था अब इनकी डिमांड को फुलफिल करने में, इनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, उसके पास, उसका खजाना बिल्कुल खाली है, उसके पास धन नहीं है, तो अब ये अंग्रेजों के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसको हटाकर एक और कठपुतली नवाब की जरूरत थी। तो अंग्रेज जो हैं वो मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद है, तो मीर कासिम को बना देते हैं, इनके बीच में ट्रीटी होती है और इसी को ये कहते हैं बंगाल क्रांति। अब मीर कासिम क्या करेगा कि मीर कासिम इनके बीच क्या ट्रीटी हुई थी? इनके बीच ट्रीटी हुई थी कि कुछ क्षेत्र ये देगा मीर कासिम, जैसे वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, ये सब अभी मैं लिख दूंगा। तो मीर कासिम अंग्रेजों को क्या देगा? जब मीर कासिम बन जाएगा तो अंग्रेजों को देगा ये, मीर कासिम की तरफ से अंग्रेजों को दिया जाएगा क्या? ब्रिटिशर्स को क्या दिया जाएगा? ये ब्रिटिशर्स को क्या देगा? ये देगा मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान का एरिया। ये जो तीनों एरिया होगा, ये जो तीनों एरिया ये चला जाएगा किसके पास? ये चला जाएगा, ये दिया जाएगा अंग्रेजों को, ये तीनों एरिया अंग्रेजों के पास जाएगा, इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजों को देगा मीर कासिम। ठीक है, तो यहां तक की घटना आप समझ गए। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको समझा दूं कि देखिए पलासी की लड़ाई होती है और पलासी की लड़ाई अंग्रेजी सेना, एक तरफ था क्लाइव की सेना थी, रॉबर्ट क्लाइव की, और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला था। इस सिराजुद्दौला को साजिश के तहत, मैंने पलासी का युद्ध जब पढ़ाया था वहां बताया था, साजिश के तहत हरा दिया जाता है इसके कई महत्वपूर्ण ऑफिसियल्स को, जैसे मानिक चंद, हाँ आपको मीर जाफर, उसके बाद मीर जाफर भी सिराजुद्दौला की सेना में था। ठीक है, दुर्लभ राय, दुर्लभ, जगत सेठ, इन सबको, इसके इंपॉर्टेंट ऑफिसियल्स को सिराजुद्दौला के अंग्रेज अपनी तरफ, इंपॉर्टेंट ऑफिसियल्स को अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी तरफ मिला लेते हैं और इसको अकेला कर देते हैं बिल्कुल। और जो ये लोग धोखा देते हैं, सिराजुद्दौला के
जो ऑफिशियल्स हैं, इसी के कारण सिराजुद्दौला की हार होती है। ये एक साजिश थी, बैटल ऑफ पलासी जो था, और नवाब हार जाता है। इसकी हत्या भी कर दी जाती है, सिराजुद्दौला की हत्या। और उसके बाद इसका उत्तराधिकारी यहाँ पर मीर जाफर को बनाया जाता है, जो कि मीर जाफर क्या है, इसको कठपुतली नवाब बनाया जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला की हार और मीर जाफर कठपुतली नवाब बनेगा। लेकिन इसको बनाया ही किस लिए गया था, ताकि ये अंग्रेजों के डिमांड को फुलफिल कर सके। लेकिन ये शुरुआती दौर में खूब करता है, बहुत सारी चीजें देता है, धन देता है, एक एक अंग्रेज ऑफिशियल्स को खूब पैसा लुटाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बंगाल का खजाना खाली हो जाएगा और फिर ये क्या करेगा, अब ये असमर्थ हो जाएगा जब अंग्रेजों के डिमांड को फुलफिल करने में। तो फिर अंग्रेज क्या करेंगे, इसको हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बनाएंगे बंगाल का नवाब 1760 में, और इसी को कहेंगे ये बंगाल क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि अंग्रेजों ने किस घटना को कहा है बंगाल क्रांति। तो यही जो इन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया 1760 में, इसी को कहा है बंगाल क्रांति। मीर जाफर को हटाने वाला कौन था, जो उस समय गवर्नर था, वेंसी टार्ट जो है वही हटाएगा। ठीक है, और उसके बाद मीर कासिम कैसे खुश करेगा, मीर कासिम अंग्रेजों को क्या देगा, देखिए बंगाल का मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान का एरिया अंग्रेजों को दे देगा। ये भी आता है कि मीर कासिम ने कौन कौन सा क्षेत्र जो था बंगाल का नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को दिया। तो मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बनेगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर हम मीर कासिम को ही लेकर आगे बढ़ेंगे और सारी घटनाओं को अब हम सिलसिलेवार समझते जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट्स मूव ऑन। तो अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि किस प्रकार अंग्रेज जो हैं पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को एक साजिश के तहत हराकर उसी के सेनापति मीर जाफर को, इसी मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, तो उसी मीर जाफर को अपने फायदे के लिए बंगाल का कठपुतली नवाब बनाते हैं और उसे पूरी तरह से जो अंग्रेज हैं कंगाल कर देते हैं। जब अंग्रेजों की डिमांड को फुलफिल करने में मीर जाफर जो है वो अपने आप को असमर्थ पाता है, तो क्या करेगा वो, अंततः उसको गद्दी छोड़नी पड़ती है। हाँ, बंगाल के नवाब पद से उसे हटा दिया जाता है और उसकी जगह उसी के दामाद मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। इसी को अंग्रेज कहते हैं क्या, बंगाल क्रांति। तो मीर कासिम अब बंगाल का नवाब है। मीर कासिम जो है अब ये नवाब है। ठीक है, क्या है, नवाब है, नवाब है मीर कासिम, ध्यान रखिएगा। और मीर कासिम ने अभी अभी मैंने बताया, इसने अंग्रेजों को क्या क्या दिया भाई, अंग्रेजों को इसने दे दिया 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो कि इसके साथ बात हुई होगी। हाँ, बात हुई थी अंग्रेजों की कि अगर हम आपको नवाब बनाते हैं तो आपको ये क्षेत्र देने पड़ेंगे। ये वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव आज बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र अंग्रेजों के पास आ जाते हैं। लेकिन क्या मीर कासिम का जो कैरेक्टर है वो उसी तरह का है जो इसके पहले के नवाब मीर जाफर का था? बिल्कुल नहीं। मीर कासिम अपने आप को स्वतंत्र मानता है, जबकि मीर जाफर जानता था कि वो कठपुतली है। ये अपने आप को स्वतंत्र मानता है। ये कहता है कि जब हमने आपने जो हमारी ट्रीटी में, संधि में बात हुई थी कि बंगाल का नवाब बनने के बदले में आपको क्या चाहिए अंग्रेजों को, तो ये क्षेत्र चाहिए, मैंने आपको दे दिया, अब मैं स्वतंत्र हूं, अब आप मेरे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन क्या अब यहां इस बात की लड़ाई थी कि किंग मेकर बड़े हैं, यानी कि अंग्रेज बड़े हैं कि जो किंग है वो बड़ा है। तो अंग्रेज कहते हैं भाई हम ही ने तुमको नवाब बनाया, तुम कैसे बड़े हो जाओगे? ठीक है, लेकिन ये जो है मीर कासिम, ये इंडिपेंडेंट सोच रखता है और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। ये कहता है कि भाई अब हमने आपको क्षेत्र दे दिया, अब मैं स्वतंत्र हूं, मैं आपकी बात
नहीं मानूंगा। तो एक तो ये इसने काम कर दिया मीर कासिम ने कि दे दिया, उसके बाद कहता है कि ये अब स्वतंत्र है, ठीक है। तो अब ये स्वतंत्र थोड़ा व्यवहार करेगा, ठीक है ना। हालांकि अंग्रेज हर बात में हस्तक्षेप करेंगे और इसी हस्तक्षेप के चलते ये पहला काम क्या करेगा कि अपने कैपिटल को, देखिए कैपिटल पहले कहां था, बंगाल का। बंगाल का ये बंगाल जो है ये राजधानी इसकी मुर्शिदाबाद थी और इस मुर्शिदाबाद को किसने बनाया था, राजधानी मुर्शीद कुली खान ने, जो कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब था। मैं जब पलासी का बैटल पढ़ा रहा था वही मैंने बताया था आपको। तो अब क्या करेगा, पहले कैपिटल कहां था, मुर्शिदाबाद था। तो अब ये क्या कर रहा है कि जो कैपिटल है, हाँ कैपिटल है, तो कैपिटल को ये क्या कर रहा है, राजधानी को ये मुर्शिदाबाद से कहां ले जाएगा, मुंगेर। मुंगेर देखिए आज के बिहार में है मुंगेर, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये मुंगेर ले जाता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसने कर दिया कैपिटल। और इसका रीजन क्या था, देखिए मुर्शिदाबाद तो आज भी कलकत्ता में है, प्रॉपर कलकत्ता में तो बैठे हुए हैं कौन, वहीं पे फोर्ट विलियम है, हाँ आप जानते हैं अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी है। तो यहां से ऑपरेट कौन कर रहा, अंग्रेज तो यहीं पे है, ठीक है ना। तो यहीं पे इनका बंगाल प्रेसिडेंसी भी है। तो ये क्या करेंगे कि देखिए कि इसको लग रहा है कि अगर मैं प्रॉपर बंगाल मतलब कलकत्ता के पास रहता हूं, मुर्शिदाबाद कलकत्ता से नजदीक था, ठीक है, अगर मैं प्रॉपर नजदीक रहता हूं, मुर्शिदाबाद में रहता हूं, तो ये कलकत्ता से नजदीक है। तो अंग्रेज जल्दी से जल्दी इसकी जो भी एक्टिविटीज ये करेगा मीर कासिम, ये क्या होगा, अंग्रेज उसका पता कर लगा लेंगे, ठीक है ना। तो चाहता था कि अंग्रेजों ये जो अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, ये जो अपना संचालन कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है बंगाल का, तो इसकी एक्टिविटीज का ज्यादा पता अंग्रेजों को ना चले और अंग्रेज हस्तक्षेप ना कर पाए। तो इसने सोचा कि चलो भाई थोड़ा कलकत्ता से दूर ले चलो, इसलिए ये मुंगेर ये अपना कैपिटल शिफ्ट करता है, ठीक है, मुंगेर शिफ्ट करता है। तो ये सवाल यहां से बनता है कि मीर कासिम ने अपना कैपिटल कहां शिफ्ट किया, राजधानी कहां शिफ्ट की, तो मुर्शिदाबाद था पहले और इसने मुंगेर में शिफ्ट कर दी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुंगेर कलकत्ता से दूर था, मुर्शिदाबाद नजदीक था। मुर्शिदाबाद में ये रहता तो इसके हिसाब से लगता था कि जैसे अंग्रेज जो भी एक्टिविटीज करेगा, हाँ तो अंग्रेजों को पता चल जाएगा, दूर रहने पे पता लगाना कठिन होगा, इसलिए ये मुंगेर चला जाता है। तो पहला काम तो मीर कासिम ये करता है। उसके बाद मीर कासिम कुछ और काम करेगा, जैसे यहां पर सेना की क्षमता ये बढ़ाएगा, क्षमता बढ़ाएगा, ठीक है। यहां पर ये एक गन फैक्ट्री लगाएगा, कहां पे, यहीं पे देख लीजिए मुंगेर में यहीं पे लिख देता हूं, मुंगेर में अब इसने कैपिटल शिफ्ट किया। मुंगेर जाके क्या करेगा, सेना की क्षमता बढ़ाएगा, मतलब सेना को क्षमता बढ़ाएगा, सेना की क्षमता बढ़ाएगा, इट मीन्स की बढ़ोतरी होगी। मैंने एरो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है। और सेना को जो है ये यूरोपियन पैटर्न आप लिख लीजिए, यूरोपियन पैटर्न पे भी ढालने की कोशिश करेगा, यूरोपियन पैटर्न पर ढालने की कोशिश करेगा सेना को, कौन, मीर कासिम। ये मुंगेर में ही क्या करेगा, एक गन फैक्ट्री भी लगाता है, गन फैक्ट्री भी लगाएगा और इस तरह से ये कोशिश करेगा। इसको लगता है ये अपने आप को तो इंडिपेंडेंट समझ रहा है और बहुत एम्बिशियस भी है, तो इसको ये लग रहा है कि अंग्रेजों से तो इसका सामना होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, ये सब काम करना शुरू कर देगा, सेना को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर देगा मुंगेर में, यूरोपियन पैटर्न पर सेना को ढालने की कोशिश करेगा, सेना की क्षमता बढ़ाएगा, वहां पे गन फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेगा, कौन, मीर कासिम, ठीक है। जब ये मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर लेता है तब देखिए मुंगेर में ही करेगा, ठीक है। अब देखिए हम पहुंचेंगे कि बक्सर के युद्ध का कारण क्या था। हमने मीर कासिम, यही तो मेन, मीर कासिम से ही तो सब कुछ निकल के आएगा। अब देखिए
अब जो है ये क्या करेगा कि आपको पता है कि पलासी के युद्ध का मौलिक कारण क्या था आरंभ से ही, यानी कि बंगाल में जब से मुर्शीद कुली खान का शासन हुआ, यानी मुर्शीद कुली खान जो था पहला वो संस्थापक भी था स्वतंत्र बंगाल का, पहला नवाब भी था। तो मुर्शीद कुली खान के समय से ही दस्तक जो था ये परेशानी का सबब था बंगाल के नवाबों के लिए। ये दस्तक क्या था, देखिए दस्तक के बारे में मैंने पलासी की लड़ाई में भी बताया था कि दस्तक में क्या था कि 3,000 रुपया वार्षिक दीजिएगा, 3,000 रुपया वार्षिक, ठीक है, और वार्षिक अगर आप दे रहे हैं तो बंगाल में आप क्या करेंगे, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इस दस्तक में यही था। और मैंने बताया था कि ये दस्तक कैसे मिला था, ये भी बताया था। ये दस्तक दिया गया था 1717 में एक शाही फरमान था। किसने दिया था? फारुख सियार ने। ये मुगल बादशाह था और इसका शासनकाल 1713 से 1719 तक का था। ठीक है, 1713 से 1719 तक का शासनकाल फारूक सियार का था। इसी ने ये दस्तक दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, हुआ ये था कि एक डेलीगेशन आया था, ब्रिटिश डेलीगेशन 1715 में, जिसमें 3 लोग थे, जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहूद। 3 लोगों का ये टीम थी। तो ये शिष्टमंडल या डेलीगेशन जब आया, उस समय फारूक सियार जो था वो बहुत ही प्राणघातक बीमारी से ग्रसित था और लगता था जैसे वो बच नहीं पाएगा। लेकिन इसी डेलीगेशन में एक डॉक्टर भी है, जॉन सरमन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहूद, ये 3 लोग उस डेलीगेशन में है, जिसमें विलियम हैमिल्टन जो है वो डॉक्टर है, फिजिशियन है। वो क्या करता है, फारूक सियार की बीमारी को ठीक कर देता है। और फारूक सियार की बीमारी को जब ठीक कर देगा, उसी से खुश होकर फारूक सियार एक रॉयल फरमान जारी करेगा। ठीक है, रॉयल फरमान, शाही फरमान, इंपीरियल फरमान। ठीक है, और उस इंपीरियल फरमान में कहा गया कि बंगाल में 3,000 रुपया वार्षिक देके अंग्रेज कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह से सूरत में 10,000 रुपया वार्षिक देके कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। उस शाही फरमान में था। जमीन कलकत्ता में ले सकते हैं किराए पर। ठीक है, इसके अलावा जो मुंबई का टकसाल है अंग्रेजों का, वहां पे वो कॉइन्स वॉइन्स निकालते हैं, तो उनके सिक्कों को भी मान्यता दे दी गई थी फारूक सियार के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई थी। उसी में ये दस्तक था, जो फ्री ट्रेड जो था, कर मुक्त व्यापार जो था। तो ये क्या था, होता क्या था, ये दस्तक दिया गया था किसे? ये दस्तक था किसके लिए भाई? तो BEICO, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दस्तक था। इस रॉयल फरमान में ये कहा गया था कि जब अंग्रेजों ने 3,000 रुपया वार्षिक चुका दिया, अगर अंग्रेज 3,000 रुपया वार्षिक चुका देते हैं तो इनको एक प्रिविलेज दिया जाएगा, विशेषाधिकार दिया जाएगा, एक परमिट दिया जाएगा दस्तक का। ये दस्तक किसके, ये दस्तक इशू करने का अधिकार किसको होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, 3,000 रुपया वार्षिक दे दिया और फिर दस्तक का इनको अधिकार मिल गया। ये दस्तक का इशू करने का अधिकार, ये एक तरह का परमिट है। ठीक है, इशू करने का अधिकार किसको है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जिसके पास ये दस्तक है, कंपनी का सामान जा रहा है और जब कंपनी ये दस्तक इशू कर देगी कंसाइनमेंट के साथ, हमारा कंसाइनमेंट जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो लेके जा रहा है उसको दस्तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे दिया कि ये दस्तक ले जाइए, आप सीमा पर दिखाइएगा, आपका सामान पार हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, चुंगी कर, किसी तरह का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा सीमा पर। तो ये दस्तक का यही फायदा था। इस दस्तक से होता था, क्या होता था कि देखिए नुकसान था, यहां पर बंगाल के राजस्व का नुकसान था, क्योंकि ये टैक्स बचा रहे थे। यहां पर तो टैक्स ही नहीं लगता था इनको। 3,000 रुपया दिया और टैक्स फ्री व्यापार कर रहे हैं, तो नवाब तो नाराज होंगे। नवाब तो नाराज होंगे कि भाई ये तो सारा राजस्व जा रहा है, बंगाल का खर्च कैसे चलेगा। तो ये तो पूरे बंगाल की इकोनॉमी का दोहन करना इन्होंने शुरू कर दिया था इस दस्तक के सहारे। और यही नहीं था, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका दुरुपयोग वो कैसे कर रहे थे। वो होता क्या था
कि ये अंग्रेज जो थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक इस्तेमाल करने का अधिकार था, इशू करने का अधिकार था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले अधिकारी थे वो भारत में अपना निजी व्यापार भी करते थे। मैंने बताया था प्राइवेट ट्रेड भी, वो कंपनी में काम भी कर रहे हैं और अपना निजी व्यापार भी कर रहे हैं। तो कंपनी का जब कंसाइनमेंट जाता है तो उनको एक दस्तक दिया जाता है कंपनी की तरफ से। यह अधिकार मुगल बादशाह की तरफ से मिला है शाही फरमान में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक इशू कर सकती है। ये दस्तक उनको दे दिया जाता है कंसाइनमेंट के साथ। जैसे कहा जाता है कि ये कंसाइनमेंट जा रहा है, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये कुछ सामान है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है ना, ये कुछ सामान है, तो इनका सामान जा रहा है और जो अधिकारी इसको लेके जा रहा है, जो ऑफिसर इस सामान को, जो ऑफिसर लेके जा रहा है, इसके पास वो दस्तक है, ठीक है, इसी ऑफिसर के पास ये दस्तक है, ये दस्तक है, ठीक है। तो दस्तक है, तो दस्तक लेके जाएगा और चुंगी पे दिखाएगा तो सीमा पार करा दिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये ऑफिसर जो है, ये खुद भी, ये जो ऑफिसर है, ये मैं ऐसे बना देता हूं, ये ऑफिसर जो है ये खुद भी व्यापार कर रहा है। ये अंग्रेज ऑफिसर है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा है, ये खुद अपना निजी व्यापार कर रहा है। तो ये जब कंपनी का सामान ले जा रहा है तो वैसे तो कंपनी राजस्व का नुकसान कर ही रही है बंगाल का, ये अपना भी व्यापार कर रहा है, निजी व्यापार कर रहा है, और 2 सामान ये अपना भी डाल देता है, 4 सामान अपना भी डाल देता है, और उसी के साथ ये अपने सामान को भी बिना टैक्स दिए पार करा दे रहा है, हाँ, बिना टैक्स दिए। तो दोहरी नुकसान यहां पे है, हाँ, बंगाल के राजस्व को जबरदस्त नुकसान है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचा रही है, बिना टैक्स दिए वो व्यापार कर रहे हैं यहां पर, ऊपर से कंपनी के जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो भी अपना निजी व्यापार भारत में कर रहे हैं, तो ये भी इसी दस्तक के सहारे अपना सामान पार करा रहे हैं। यही नहीं, अब तो ये दस्तक भारतीय व्यापारियों को तो नहीं दिया गया था, अब जो भारतीय व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उनको भी ये बरगलाएंगे। वो कहेंगे कि भाई तुमको कितना % टैक्स लगता है, 40% लगता है या 30% लगता है, हाँ, तुम क्या करो, इसी कंसाइनमेंट के साथ अपना भी 2 सामान रख दो, ठीक है। जो तुम 40% बंगाल के नवाब को दे रहे हो या बंगाल के सरकार को दे रहे हो, हमको 20% ही दे देना, ठीक है। तो भारतीय व्यापारी भी क्या करेंगे, लालच में ये सामान, भारतीय व्यापारी भी 20% यानी 50% टैक्स पे ही ये अपना सामान पार कराएंगे अंग्रेज अधिकारियों के सहायता से। अब किस तरह से मार पड़ रही है बंगाल के नवाब को आप जानते हैं, और यही जब पलासी की लड़ाई हुई थी और उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, इसी दस्तक के दुरुपयोग को लेकर वो नाराज हुआ था, ठीक है ना। तो शुरुआत से ही बंगाल के नवाब जो थे वो नाराज थे दस्तक के दुरुपयोग को लेकर, ठीक है, और ये दस्तक का दुरुपयोग अभी तक चला आ रहा है। अब इससे क्या घाटा भी देखिए हो रहा है, भारतीय व्यापारियों को घाटा हो रहा है। क्या घाटा हो रहा है, सामान तो उनका जा रहा है, लेकिन भारतीय व्यापारियों को क्या घाटा हो रहा है। देखिए, ये जब अपना सामान बेच रहे हैं भारत में, बाहर से कहीं से सामान ले आए, हाँ, तो क्या होगा, ये बिना सीमा शुल्क दिए या बिना कर दिए यहाँ व्यापार कर रहे हैं तो इनका सामान सस्ता होगा। लेकिन भारतीय व्यापारी जो 40% टैक्स दे रहा है उनका भी, और जो मात्र घटा के भी अगर इनके साथ भी वो पार करा रहा है अपने सामान को, तो भी 50% इसका तो देना ही पड़ रहा है इसको। तो क्या होगा, भारतीय व्यापारियों का सामान जो है वो महंगा हो जाता है, तो भारतीय व्यापारियों को नुकसान है, हाँ, बंगाल के राजस्व का तो नुकसान है ही। तो बड़ी मार है यहाँ पे। तो दस्तक का दुरुपयोग इस तरह से कर रहे थे। तो जो दस्तक जो था वो पलासी की लड़ाई का के लिए भी एक फैक्टर था, दस्तक का दुरुपयोग, वो यहां भी है। अब ये देख रहा है भाई मीर कासिम कि दस्तक जो है वो दस्तक तो अभी तक ये बड़ी माने नहीं है, ये तो पलासी की लड़ाई के बाद और ज्यादा इनका बढ़ गया है, और ये दस्तक का धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो करता क्या, इसके पास ये अधिकार तो नहीं है कि ये दस्तक को समाप्त कर सकता है, हाँ, ठीक है, लेकिन ये सोचता है कि कोई रास्ता निकाला जाए मीर कासिम बंगाल में, ताकि दस्तक को प्रभावहीन किया जा सके, ठीक है। तो क्या करेगा, ये देख रहा है कि अंग्रेज तो मानने वाले हैं नहीं, और दस्तक ये खुद नहीं समाप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि दस्तक तो मुगल बादशाह के द्वारा
जारी किया गया था, तो इसको निरस्त करने का अधिकार भी मुगल बादशाह को के पास ही है। क्योंकि अभी भी ठीक है बंगाल एक स्वतंत्र स्टेट है, लेकिन वो मुगल साम्राज्य का पार्ट ही तो है। भले जो बंगाल के नवाब हैं अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन एक तरह से देखा जाए उनको उस पर एक तरह से ऑफिशियली देखा जाए, भले व्यवहारिक रूप से ना हो, लेकिन ऑफिशियली कह सकते हैं कि वो नियंत्रण किसका है, मुगल बादशाह का है। भले ही व्यवहारिक रूप में नहीं है, व्यवहारिक रूप में इन्होंने स्वतंत्र करा दिया है बंगाल को, और स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर दी थी मुर्शीद कुली खान ने 1717 में, वही पहला स्वतंत्र नवाब था। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब ये क्या करेगा कि इसके पास ये अधिकार नहीं है कि दस्तक को समाप्त कर सकता है और अंग्रेजों को रोक सकता है इसके दुरुपयोग से। तो ये एक रास्ता निकालेगा और ये क्या करेगा, बंगाल में क्या करेगा, कर जो है वो चाहे भारतीय हो और चाहे अंग्रेज हो, ठीक है, सबके लिए कर जो है, ऐसे लिख दीजिए, चाहे भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो, सबके लिए कर खत्म कर देगा। हाँ, सभी तरह के इंटरनल टैक्स पे वो आंतरिक कर जो है वो खत्म कर देगा। अब क्या होगा, देखिए, जैसे ही ये आंतरिक कर भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो, दोनों को अब कर नहीं देना है किसी तरह का। इंटरनल टैक्स जो है, इंटरनल व्यापार पे बंगाल में अब टैक्स अगर नहीं देना है तो इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, जो अंग्रेज क्या कर रहे थे कि भारतीय तो यहां कर दे के व्यापार कर रहे हैं, चाहे ये दस्तक, अंग्रेज जो हैं दस्तक का इस्तेमाल करके इनके सामान को भी पार करवा रहे हैं, फिर भी तो इनको 50% टैक्स व्यापारियों को देना ही पड़ रहा है। ठीक है, और जिनको 40% देना पड़ रहा है वो तो है ही है। जिन कुछ व्यापारियों का पार कर गया अंग्रेजों के दस्तक के सहारे, उनका 20%, उन्होंने 20% ही दिया, लेकिन बाकियों ने 40% दिया, नहीं कुछ तो दिया। इनका भारतीय व्यापारियों का सामान तो महंगा रहेगा ही रहेगा, उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा अंग्रेजों को, तो उनका सामान सस्ता होगा, धड़ल्ले से बिक जाएगा। लेकिन जब मीर कासिम सारे तरह के टैक्स को खत्म कर देगा, भारतीयों के लिए भी और अंग्रेजों के लिए भी, फिर क्या होगा, अब भारतीय भी हैं, अगर उनको कर नहीं देना पड़ रहा है तो वो भी अपने सामान को सस्ता कर देंगे भारतीय व्यापारी, और कहेंगे भाई लो। इससे क्या होगा, अंग्रेजों को नुकसान होगा। ठीक है ना। और ऑब्वियस है कि जब कोई भारतीय है और मैं भारतीय हूं और कोई अंग्रेज है, तो एक साइकोलॉजी है, मैं जाऊंगा और हम जानते हैं कि अंग्रेज यहां पे आके कैप्चर किए हुए हैं, तो मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, भारतीय व्यापारी से सामान खरीदूंगा। ठीक है, ये ऑब्वियस है। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा अंग्रेज जो हैं ये होंगे नाराज, और यही नाराजगी जो होगी बक्सर की जो लड़ाई है उसका कारण यही, जो कर खत्म कर रहा है, टैक्सेस खत्म कर रहा है हर तरह का बंगाल में। ठीक है ना, कहां पे टैक्स खत्म कर रहा है, बंगाल में, क्योंकि बंगाल पे ही इसका अधिकार है। तो इसने हर तरह का कर ही खत्म, दस्तक नहीं खत्म किया, रखो भाई दस्तक, मेरे पास दस्तक खत्म करने का अधिकार नहीं है, दस्तक को निरस्त करने का, लेकिन हमने सबके लिए टैक्स जो है फ्री कर दिया है। कोई भी आए, भारतीय हो अंग्रेज हो, व्यापार उसको बंगाल में करना है, करो भाई, टैक्स फ्री, सबके लिए फ्री है, अंग्रेजों के लिए फ्री है, भारतीयों के लिए भी फ्री है। अब एक तरह से खुला चैलेंज समझा अंग्रेजों ने, और इस बात को लेकर अंग्रेज भड़के, उनकी नाराजगी बढ़ी। तो यहां तक हमने देख लिया। एक बार मैं आपको जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, और यही बक्सर की लड़ाई का कारण बनेगा, इनकी नाराजगी। अब आगे क्या होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले एक बार आप देख लीजिए, मैंने ये बताया कि मीर जाफर के बाद जब मीर कासिम 1760 में नवाब बनता है, तो मीर कासिम को जब मीर जाफर की जगह नवाब बनाया जाता है, इसको कहा गया था बंगाल क्रांति। ठीक है, मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनेगा, इसको कहा गया था बंगाल क्रांति, पहले ही मैंने बता दिया था। किसने कहा था, अंग्रेजों ने। हालांकि भारतीय इतिहासकारों या भारतीयों की नजर में किसी भी तरह से ये क्रांति से नहीं कहा जा सकता, क्रांति में एक तरह से जनता की सहमति भी होनी चाहिए।
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम क्रांति नहीं कह सकते, यह अंग्रेजों द्वारा गढ़ा गया टर्म था। ठीक है, और मीर कासिम के साथ एक ट्रीटी हुई थी कि भाई अगर हम आपको बंगाल का नवाब बनाते हैं तो आप हमको ये क्षेत्र देंगे। तो मीर कासिम ने उस ट्रीटी के अनुसार वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर, ये 3 क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। तो ये आपके साथ सवाल बनेगा परीक्षा में कि मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को बंगाल का कौन कौन सा क्षेत्र दिया। तो आपका आंसर होगा वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जो बंगाल में है वो क्षेत्र दे दिया था। ठीक है, कैपिटल उसने कहां शिफ्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मुंगेर शिफ्ट किया, मुर्शिदाबाद। पहले कहां था, मुर्शिदाबाद था। और मैंने ये भी बता दिया कि क्यों किया, कहीं पूछ दिया जाए आपसे कि आखिर मीर कासिम के राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था। हाँ, आखिर ये वो कौन से कारक थे जिसने मीर कासिम को मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफर के लिए, कैपिटल ट्रांसफर के लिए मजबूर किया। तो सीधी सी बात है, अगर लिखने के लिए कहीं 100, 150, 200 वर्ड में आ जाए तो सीधी सी बात है कि मुर्शिदाबाद जो है वो, या आपको ऑप्शन में भी दे सकता है, कहीं ऑप्शन बना सकता है। सीधी सी बात है कि मुर्शिदाबाद जो है वो कलकत्ता के नजदीक है। ठीक है, और जो मुंगेर है वो आज के बिहार में है। ऑब्वियसली मुंगेर जो है वो दूर है कलकत्ता से। तो इसको ये लगता था कि मुर्शिदाबाद में अगर ये अपनी राजधानी को रखता है तो इसके हर एक्टिविटीज पर अंग्रेजों की नजर रहेगी, वो हर चीज का पता लगा लेंगे, इसके क्रियाकलापों के बारे में, ये आगे क्या करने जा रहा है, क्या प्लान कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर ये दूर रहता है मुर्शिदाबाद से तो अंग्रेजों को इसकी एक्टिविटीज के बारे में पता नहीं चल पाएगा। यही मूल कारण था जिसकी वजह से इसने राजधानी ट्रांसफर किया, क्योंकि ये एम्बिशस था, ये बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र समझ रहा था। ये मीर जाफर की तरह नहीं समझ रहा था कि वो कठपुतली। इसने कहा कि भाई मैंने आपको आपने मांगा, मैंने दे दिया, अब मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन अंग्रेज इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि भाई मैं किंग मेकर हूं, हमने आपको नवाब बनाया है, आप कैसे बड़े हो गए। लेकिन ये अपने आप को समझ रहा है और इसने, मैंने बता भी दिया कि सेना की क्षमता बढ़ाई, यूरोपियन पैटर्न पे इसको सेना को प्रशिक्षित करने की कोशिश की। मुंगेर में इसने गन फैक्ट्री भी लगाई और इस तरह से, क्योंकि इसको लगता था कि कभी ना कभी, हाँ चूंकि ये एम्बिशस है तो अंग्रेज जो है, अंग्रेजों से इसकी तानातानी होगी ही होगी और फिर लड़ाई की भी संभावना बन सकती है। ठीक है, तो इसने ये काम किया और ये फाइनली मैंने बता दिया। दस्तक क्या था, तो दस्तक के बारे में भी मैंने बता दिया। किसने इशू किया था, फारुखसियार ने। कौन था फारुखसियार, मुगल बादशाह था। ठीक है, इसका शासनकाल 1713 से 1719 तक था। इसमें क्या था, दस्तक में मूलतः, अगर बंगाल में बहुत कुछ था, लेकिन बंगाल में आप 3000 रुपया वार्षिक दीजिए और बंगाल में कर मुक्त आप व्यापार कीजिए, ये था मूलतः। और भी चीजें थी जो मैंने अभी आपको बता दिया। और जब इसने क्या किया, बंगाल में हर तरह के ट्रेड को, कर को, टैक्सेस को इसने बंद कर दिया और सबके लिए बंद कर दिया, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो, सबके लिए जब बंद कर दिया तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेज अब नाराज हुए और फिर यही कारण बनेगा बक्सर की लड़ाई का। आगे हम देखते हैं, ठीक है, कि आगे क्या होता है। पहले आप फिलहाल एक स्क्रीनशॉट ले लें। लेट्स मूव ऑन। तो अब तक हमने देखा कि मीर कासिम ने बंगाल में सभी तरह के करों को समाप्त कर दिया और सभी के लिए समाप्त कर दिया, चाहे वो भारतीय व्यापारी हों चाहे वो अंग्रेज हों। और इससे क्या हुआ कि उसने जो दस्तक का दुरुपयोग था अंग्रेजों के द्वारा उसको प्रभावहीन कर दिया। ठीक है, तो मीर कासिम, और इससे अंग्रेज नाराज हुए क्योंकि अब भारतीय व्यापारी भी अपने सामान को आराम से बेच सकते थे। ठीक है, टैक्स अगर नहीं देना रहेगा तो उनकी सामान, पहले क्या होता था कि दस्तक के द्वारा अंग्रेज टैक्स देते नहीं थे तो उनका सामान सस्ता होता था, भारतीय व्यापारियों का सामान महंगा होगा क्योंकि वो उनको टैक्स देना पड़ता था, तो इससे नुकसान होता था भारतीय व्यापारियों को। तो वो कुछ नहीं कर सकता था, दस्तक को समाप्त तो नहीं कर सकता था, निरस्त तो नहीं कर सकता था मीर कासिम बंगाल में। लेकिन क्योंकि ये मुगल बादशाह के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन इसके हाथ में ये जरूर था कि वो सभी तरह के टैक्सों को खत्म कर दे, तो उसने सभी तरह के इंटरनल ट्रेड को खत्म कर दिया। और इस तरह से ये डिसीजन जो था मीर कासिम को, ये दस्तक को इसने क्या किया इस डिसीजन से कि प्रभावहीन कर दिया। और इससे क्या हुआ, इसके रिजल्ट में, इसका रिजल्ट ये हुआ
कि अंग्रेज जो होंगे, अंग्रेजों की नाराजगी होगी, अंग्रेज जो होंगे ये नाराज होंगे, और नाराज जो होंगे इसका नतीजा होगा युद्ध। और अब मीर कासिम, ये युद्ध 3 युद्ध होंगे, ठीक है, युद्ध होंगे किसके किसके बीच में युद्ध होंगे? मीर कासिम जो कि फिलहाल बंगाल का नवाब है, ठीक है, मीर कासिम वर्सेज अंग्रेज। अभी हम बक्सर के युद्ध पर पहुंचेंगे, अभी इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अब देखिए ये कौन कौन से युद्ध थे भाई? तो 3 युद्ध हुए थे इस दौरान मीर कासिम और अंग्रेजों में, ठीक है। और ये युद्ध थे कौन कौन से? तो गिरिया, ये 1763 में हुआ। सबसे पहले कटवा हुआ, कटवा सभी बंगाल में पड़ेंगे। गिरिया ये भी 1763 में होता है। और फिर होता है उदय नाला। बस इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है समय, बस खाली ये भी याद रखिएगा, ना भी याद रखिएगा, कुछ ही युद्ध हुए थे, ठीक है। एक सीरीज ऑफ वॉर हुआ था, ये 1764 में हुआ। और इन सभी युद्धों में मीर कासिम की हार होती है, मीर कासिम हारता है। और यहां पर हार के बाद क्या होगा? देखिए मीर कासिम हारेगा और मीर कासिम हार के चला जाएगा कहां पे? देखिएगा ये है, आप एक बार फिर से देखिएगा इसको, ये है बंगाल, ठीक है, ये बंगाल है। तो अब मीर कासिम बंगाल से भागेगा और बंगाल से सटा हुआ ये क्षेत्र है, कौन सा? ये अवध है, ठीक है, अवध है, ये बंगाल है, ये अवध है, और यहीं पे दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है, ध्यान दीजिएगा, अवध से सटा हुआ ये दिल्ली है। तो ये बंगाल है, ये अवध है। मीर कासिम हारेगा और हार के चला जाएगा ये अवध, भाग जाएगा कहां पे? ये अवध चला जाएगा, अवध भागा ये अवध। देखिए यहां से ये बंगाल से भाग के ये पहुंच जाता है, ये अवध का क्षेत्र है, ठीक है, अवध का क्षेत्र है। तो अब तक आपने देखा कि दस्तक को जब ये प्रभावहीन करता है, अंग्रेज नाराज होते हैं, और उनकी नाराजगी के बाद आप यहां पर देखिएगा, उनकी नाराजगी के बाद अंग्रेज क्या करेंगे? युद्ध छेड़ेंगे और कुछ वॉर होंगे मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। देखिए मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज, और ये 3 युद्ध होते हैं, कटवा, गिरिया, उदयनाल। तो उदयनाला या उदयनाल 1763 और ये 1764 में, इसमें मीर कासिम की हार होगी और मीर कासिम अवध भाग जाएगा। ये देखिए बंगाल है और बंगाल से सटा हुआ अवध है, तो यहाँ पे पहुंच गया, बंगाल से पहुंच गया मीर कासिम कहाँ पे? अवध, ठीक है। तो जब ये अवध पहुंच गया तो देखिए अब यहाँ पे अवध पे में किसके यहाँ पहुंचा? ये अवध का नवाब उस समय है कौन? सुजाउद्दौला, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे मैं बता रहा हूं, इसी को मैं इधर बना देता हूं। यहां पर देखिए ये मीर कासिम जो है, यहां पे देखिए ये है बंगाल, ये है अवध, एक तरह से लगभग बन जाएगा, और अवध के बगल में ही ये दिल्ली है, ठीक है। तो मीर कासिम यहां से पहुंचता है कहां पे? अवध, ठीक है, ये अवध का क्षेत्र है, अवध, यहां पे मीर कासिम पहुंच गया। और एक और व्यक्ति है जो पहुंचेगा अवध। अब इसके कैरेक्टर को सामने लाना जरूरी है कि ये यहां से मीर कासिम भागता है अवध में, और यहां से भागेगा कौन? दिल्ली से भागता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। देखिए शाह आलम सेकंड, और इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, शाह आलम सेकंड। ये दिल्ली से भाग जाता है, ये भी पहुंचता है अवध में। तो अब अवध में कौन कौन है? इस अवध में आप देखेंगे तो इस अवध में बंगाल का नवाब मीर कासिम पहुंच चुका है,
ठीक है, मीर कासिम पहुंच चुका है यहां से हार के। उसके बाद यहां पे अवध का नवाब खुद बैठा हुआ है, और अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पलासी की जब लड़ाई हो रही थी तो वहां पे बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। हाँ, और पलासी की लड़ाई में उसी की हार होती है। तो आप सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में कंफ्यूज मत होइएगा। शुजाउद्दौला जो है ये अवध का नवाब है, मीर कासिम बंगाल का नवाब है। हाँ, ये नवाब कहाँ का है? बंगाल का है। यहाँ लिख लीजिए, अगर नवाब बंगाल की तो हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा व्यक्ति एक पहुंचता है शाह आलम सेकंड, ठीक है, जो कि मुगल बादशाह है। यहां पर देखिए, शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह, मीर कासिम, ये तीनों युद्ध हार के भागा कहां पे? बंगाल से अवध, ठीक है। और कहां पहुंचा? अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब है। तो शुजाउद्दौला जो है ये अवध का नवाब है। मीर कासिम बंगाल से हार के भागता है अवध। ये लड़ाई जब हार जाता है तो अंग्रेज इसको भगा देते हैं। और शाह आलम सेकंड जो है ये दिल्ली का सुल्तान है। हाँ, ये बादशाह है, मुगल बादशाह उस समय। देखिए, अभी मैं बताऊंगा, ये दिल्ली से पहुंच जाएगा यहां पे अवध में। तो अब इसी अवध में ये त्रिकूट बनेगा, ठीक है, यही त्रिकूट बन जाएगा मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड का। अब आपके मन में ये सवाल, यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा कि मीर कासिम, जिसको कि अंग्रेजों ने कुछ आशा में बंगाल का नवाब बनाया, उसने जो ट्रीटी में बात मानी थी कि हाँ वो वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर देगा, वो देने के बाद वो अपने आप को स्वतंत्र समझने लगता है। और उसके बाद अंग्रेजों से उसकी भिड़ंत जो है अवश्यंभावी हो जाती है। कब? जब वो दस्तक को प्रभावहीन कर देता है। हाँ, कैसे? उसने बंगाल में हर तरह के टैक्स को खत्म कर देता है व्यापार के लिए। वो सभी टैक्सों को पे उसने इंटरनल ट्रेड पे सभी तरह के टैक्स को वो खत्म करता है और सभी के लिए वो मार्केट खोल देता है, चाहे वो भारतीय व्यापारी हो चाहे अंग्रेज हो। इससे दस्तक प्रभावहीन होता है और रिजल्ट इसका है कि अंग्रेज नाराज होंगे और 3 युद्ध लड़े जाएंगे अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, कटवा, गिरिया और उदयनाल। और इसमें मीर कासिम की हार और वो भागता है बंगाल से सीधा अवध, ठीक है। और यहां पे बैठा हुआ है कौन? अवध का नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन है? अवध का नवाब है, ठीक है। मीर कासिम बंगाल का नवाब है और शाह आलम सेकंड जो है वो मुगल बादशाह है। तो अब एक और कैरेक्टर जो आ गया यहाँ पर, शाह आलम सेकंड, जो कि यहां से भाग के अवध पहुंचा हुआ है, ठीक है। क्यों पहुंचा हुआ है, ये अवध ही क्यों गया है, ये अभी मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा। अब देखिए यहां मैं ये नाम भी आपको दे देता हूं। ये शाह आलम सेकंड जो है, ये मीर कासिम तो बंगाल का नवाब है। ये शुजाउद्दौला कौन है भाई? ये शुजाउद्दौला अवध का नवाब है, अवध का नवाब, ध्यान दीजिएगा इसको। शाह आलम सेकंड जो है मुगल बादशाह है, अभी मैं बताऊंगा। शाह आलम सेकंड यहां लिखा हुआ है और मीर कासिम तो लिख ही दिया, बंगाल का नवाब है, ठीक है। ये है मुगल बादशाह, यहीं पे मैं लिख देता हूं, मुगल बादशाह। और मीर कासिम कौन है भाई? तो नवाब है बंगाल का, ठीक है। इन तीनों का त्रिकूट यही जो है ये बन जाता है, ठीक है। यही त्रिकूट ये बन के तैयार हो गया। कैसे बना? इन लड़ाइयों में हार के बाद बंगाल से भागता है मीर कासिम, पहुंचता है अवध और अवध से सटा हुआ है दिल्ली। यहां से पहुंचता है मुगल बादशाह, जो दिल्ली में बैठा हुआ था शाह आलम सेकंड, वो पहुंच जाता है यहाँ, ठीक है। तो अब ये त्रिकूट तैयार हो गया, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, और इन्हीं के साथ, इसी त्रिकूट सेना के साथ लड़ाई होगी अंग्रेजों की। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? कभी कभी आ जाता है हेक्टर मुनरो। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि बक्सर की लड़ाई जो है
वो किस त्रिगुट सेना के खिलाफ अंग्रेजों ने लड़ी थी, या त्रिगुट सेना को कौन लीड कर रहा था। तो आपको ध्यान देना होगा शाह आलम सेकंड जो कि मुगल बादशाह है, मीर कासिम जो उस समय बंगाल का नवाब था, और शुजाउद्दौला जो कौन था, अवध का नवाब है। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये मीर कासिम यहां से ये भागता है अवध, उसी समय अंग्रेज क्या करते हैं, फिर मीर जाफर को बुलाकर बंगाल का नवाब बना देते हैं। यानी कि बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब है, वो युद्ध तो हो रहा है इनके साथ, भगोड़ा, ये बंगाल का भगोड़ा नवाब है, ठीक है, जो कि अवध भागा हुआ है। लेकिन ये सवाल आता है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था। अब लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ जाएगा कि मीर कासिम नहीं। जैसे ही मीर कासिम यहां से भागा अवध, अंग्रेजों ने बुला के बंगाल में मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया था। जिस मीर जाफर को इन्होंने हटाया था और उसके दामाद मीर कासिम को बनाया था, फिर मीर कासिम जब भागता है बंगाल से अवध, तो फिर बुला के ये बना देते हैं किसको, मीर जाफर को ही। तो सवाल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बक्सर के युद्ध के समय कौन था बंगाल का नवाब, यानी इस समय की बात पूछी जा रही है 22 अक्टूबर 1764 को। ये उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर है, ना कि मीर कासिम है। ध्यान रखिएगा, मीर कासिम भाग चुका है, कहां पे, अवध में, ये अवध में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यही त्रिगुट सेना इनकी बन जाती है। अब हम आगे देखेंगे और वहां पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तो हार कर भागा अवध, लेकिन फिर दिल्ली का बादशाह क्यों भागा अवध, इस बात को हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो या मैं ऐसे ही बता देता हूं, देखिए ऐसा हुआ था, समझ लीजिएगा इसको। ये शाह आलम सेकंड जो है दिल्ली में बैठा हुआ था, ठीक है, इसको समझिएगा। यही है, देखिए अब यहां पे मैंने इसलिए बना दिया है, ये देखिए, ये जो है औरंगजेब की जो डेथ है वो 1707 में हो जाती है, और ये अंतिम मुगल शासक था, जो शक्तिशाली मुगल शासक आप कह सकते हैं, और इसके समय तक केंद्रीय सत्ता मजबूत रही थी। बाद के जो शासक हुए बहादुर शाह फर्स्ट से, ये सब कठपुतली शासक हैं, पपेट किंग है, और इनको बनाया जाता है किंग मेकर्स के द्वारा। ठीक है, मैंने ये बताया था, ये लेटर मुगल्स में आते हैं। जहां तक शक्तिशाली मुगल्स हैं औरंगजेब तक, वहां तक तो आप प्रॉपर मुगल कहते हैं, क्योंकि केंद्रीय सत्ता बहुत मजबूत है। लेकिन बहादुर शाह प्रथम के समय से अब केंद्रीय सत्ता, यानी औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, उसके बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाएगी, और उसके बाद मंत्री संतरी प्रभावी हो जाएंगे ज्यादा, और वो जिसको चाहेंगे अपने फायदे के लिए गद्दी पर बैठा देंगे, यानी मुगल बादशाह बना देंगे। उन्हीं शासकों में की ये सूची है। अगर आप देखें तो इसमें बहादुर शाह जफर पहले है, सबसे पहले, जो 1707 से 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। थोड़ा मैं शाह आलम सेकंड के बारे में बता रहा हूँ, शाह आलम सेकंड जो कि भागता है, और तो इसलिए थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक है। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 तक ये शासक रहता है। उसके बाद आता है जहांगीर शाह, जो 1712 से 1713 तक, फर्रुख सियार जो 1713 से 1719 तक रहता है। यही फर्रुख सियार है जिसने दस्तक इशू किया था, शाही फरमान जारी किया था। कैसे, मैंने बताया कि इसके समय में आता है ब्रिटिश डेलीगेशन, जिसको लीड कर रहा है जॉन सरमन, उसके साथ एक डॉक्टर है विलियम हैमिल्टन, एक और व्यक्ति है ख्वाजा सेहूद। मिलियन हैमिल्टन जो डॉक्टर है वो फर्रुख सियार के प्राणघातक बीमारी को, बहुत ही फेटल डिजीज है, इसके मरने तक की नौबत है, उसको ठीक कर देता है, और खुश होके ये रॉयल फरमान यानी इंपीरियल फरमान जारी करेगा, और उसी के तहत ये दस्तक भी जारी किया जाता है, जिसका दुरुपयोग अंग्रेज कर रहे थे। देखिए, रॉयल फरमान को महाअधिकार पत्र भी कहा गया अंग्रेजों के लिए, यानी मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या मैग्ना कार्टा फॉर द ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महाअधिकार पत्र उसको कहा गया है, रॉयल फरमान को, जो कि फारुखसियार ने इशू किया था। उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48। अहमद शाह, आप लिस्ट बना लीजिएगा इसी तरह से, आपको ध्यान रहेगा। 1748 से 54, फिर आलमगीर सेकेंड 1764 से 59, फिर शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806, फिर अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड 1806 से 1837, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1837 से 1858 तक। ये लिस्ट याद रखिएगा। ये मैंने क्यों बनाया है, ये शाह आलम के बारे में मैंने ये परिचय देने के लिए बताया है कि आखिर ये शाह आलम जो है, हाँ, ये अवध क्यों भागा, व्हाई डिड ही मूव टू अवध ओनली, हाँ, व्हाई डिड ही मूव टू अवध ओनली। ये अवध भागने का कारण क्यों था मुगल बादशाह का? अब देखिए, मैंने ये बताया था, समझिएगा इसको, कि ये जो है पपेट किंग्स हैं, ये किंग मेकर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना, लेटर्स मुगल में। उन्हीं में से एक ये भी है, शाह आलम सेकंड भी है, आलमगीर सेकंड भी है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था कि इस आलमगीर सेकंड की हत्या एक मुगल वजीर था, हाँ, इमादुल मुल्क जबीता खान, मैं खाली इमादुल मुल्क लिख रहा हूं, इमादुल मुल्क, पूरा नाम इमादुल मुल्क जबीता खान। ये इसने क्या किया था कि मराठों के सहयोग से शाह आलम सेकंड के पिता आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी थी। इस इमादुल मुल्क ने किसकी हत्या कर दी थी? तो आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी थी। अब देखिए, आलमगीर सेकंड की जब इसने हत्या कर दी, तो अब नेक्स्ट कौन है? शाह आलम सेकंड है, यही तो दावेदार है और यही मुगल बादशाह भी है। लेकिन इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता से हत्या की थी, हाँ, इमादुल मुल्क जबीता खान, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको ये लग गया कि अगर ये दिल्ली में रहता है, अगर ये दिल्ली में रहता है, शाह आलम द्वितीय, इसी की बात मैं कह रहा हूं, जो कि मुगल बादशाह है, अगर ये रहता है दिल्ली में, तो फिर इसको तो मार ही देंगे लोग। जबीता खान ने इसके फादर की हत्या की थी, तो ये इमादुल मुल्क जबीता खान ने, तो इसको लगा कि यहां तो हमको भी मार ही देंगे, और अगर मारेंगे नहीं तो अंधा जरूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी अंधा होगा वो मुगल बादशाह नहीं हो सकता था, ये क्राइटेरिया था, अंधा व्यक्ति मुगल बादशाह नहीं हो सकता था। तो इसको पता था शाह आलम सेकंड को कि या तो इसको मार देगा इमादुल मुल्क मार दे, कोई और मार दिया जाएगा, लेकिन इमादुल मुल्क में ने चूंकि इसके पिता आलमगीर सेकंड की हत्या की थी, तो इसको लगा या तो इसको मार दिया जाएगा या मारा जाएगा नहीं तो इसको ब्लाइंड तो कर ही दिया जाएगा, अंधा कर दिया जाएगा और फिर गद्दी से हटा दिया जाएगा। तो इसी के डर से शाह आलम द्वितीय जो है ये पहुंचता है, भाग जाता है, हाँ, दिल्ली छोड़ के अवध, ठीक है, दिल्ली छोड़ के अवध भागेगा। तो ये इमादुल मुल्क जबीता खान के डर से ये अवध भागा था, पहली बात हो गई, मतलब दिल्ली छोड़ा था। व्हाई डिड ही गो अवे फ्रॉम दिल्ली? तो पहली बात तो अवे, दिल्ली से दूर क्यों चला गया? अवध की बात नहीं मैं बताऊंगा कि अवध ही क्यों गया। तो दिल्ली से भागने का कारण था पहला तो कि इमादुल मुल्क जबीता खान का डर था, उसके भय से भाग गया था। अब वो अवध ही क्यों गया? तो इसका भी एक कारण था। देखिए, इमादुल मुल्क, जब आप अवध को देखते होंगे, अवध भी स्वतंत्र हुआ था और अवध की स्थापना करने वाला था, स्वतंत्र अवध की, सादत खान, ठीक है, सादत खान, बुरहान मुल्क पूरा नाम सादत खान। उसके बाद हुआ सफदर जंग, उसका बेटा। तो सफदर जंग जो था ये भी मुगल वजीर था, ठीक है, मुगल वजीर रहा था ये पहले, और इस इमादुल मुल्क ने मराठों के हेल्प से उसको वजीर के पद से हटा के वो खुद वजीर बन गया था। इमादुल मुल्क मुगल वजीर बन गया था, समझिएगा बात को। सफदर जंग, अवध का पहला नवाब कौन था भाई? सादत खान, जिसने स्वतंत्र अवध की स्थापना की थी। उसका बेटा नेक्स्ट नवाब है, कौन है? सफदर जंग, ठीक है। सफदर जंग कभी मुगल वजीर भी था पहले, जिसको रास्ते से वजीर के पद से हटाया था इमादुल मुल्क ने,
मराठों की ही सहायता से, ठीक है, हटा दिया था और खुद ये मुगल वजीर बन गया था, ठीक है। तो सफदरजंग को हटा के मुगल वजीर बना। तो उस समय सफदरजंग जब अवध का नवाब था तो इसको सफदरजंग को भी हटाया था इमादुल मुल्क ने, और आलमगीर सेकंड की हत्या भी की थी। किसने? यानी शाह आलम के पिता की भी हत्या इसी ने की थी। यानी दोनों का दुश्मन एक ही है, इमादुल मुल्क, ठीक है। तो सफदरजंग जो कि पहले अवध का नवाब था, अभी नहीं है, अभी तो उसका बेटा होगा शुजाउद्दौला। तो ये क्या किया कि इसको लगा कि दोनों इमादुल मुल्क के ही सताए हुए हैं, चाहे वो सफदरजंग है चाहे शाह आलम द्वितीय है। तो इसको लगा इमादुल मुल्क जो पहले अवध का नवाब था और उसका वो क्षेत्र था, तो वो भी तो उसी का सताया हुआ था। तो इसको लगता था कि इसको सिंपैथी मिल सकती है अवध में, तो ये अवध ही गया वहां से, ठीक है। एक तो दिल्ली से दूर क्यों गया? तो इमादुल मुल्क की वजह से। दूसरा, अवध ही क्यों गया? अवध इसलिए गया क्योंकि वहां पुराना वजीर जो था, पुराना जो मुगल वजीर था सफदरजंग, और जो कभी अवध का नवाब था, उसको भी इमादुल मुल्क ने ही हटाया था। तो दोनों का एक तरह से दुश्मन आप कहिए एक ही है, इमादुल मुल्क। तो दोनों इमादुल मुल्क के द्वारा सताए हुए थे, तो इसको लगा कि मैं जाऊंगा तो वहां सिंपैथी मिलेगा इसको। लेकिन जब ये पहुंचेगा तो वहां पे सफदरजंग तो नहीं है, उसका बेटा या उसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला अब नवाब है। सफदरजंग की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ये शुजाउद्दौला यहाँ पे, तो इस तरह से तीन लोग हैं यहाँ पे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम बंगाल का नवाब है, देखिए ध्यान रखिएगा, शुजाउद्दौला अवध का नवाब है और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह है। इन्हीं की त्रिगुट बनती है और फिर इनकी लड़ाई होगी अंग्रेजों के साथ। और इसमें ये लड़ाई होगी बैटल ऑफ बक्सर। कब? ये तीनों इकट्ठे होंगे और इसमें देखिए सबका अपना अपना एजेंडा है। ये भाग रहा है तो इसको तो भागा है, लेकिन ये तो नहीं है कि इसकी इच्छा नहीं कि मुझे फिर बंगाल नहीं मिले। तो ये सोचता है कि अवध के हेल्प से, चूंकि अवध की अपनी सेना है, इसके हेल्प से मैं फिर बंगाल को प्राप्त कर लूंगा। कौन सोचता है भाई? मीर कासिम, ठीक है। लेकिन अवध का भी अपना सीक्रेट एजेंडा है। अवध सोच रहा है कि चलो भाई इसका हेल्प करेंगे, जब हेल्प करेंगे तो हम भी मन मुताबिक एक तरह से अप्रत्यक्ष नियंत्रण मेरा बंगाल पे होगा और हम अपने मन मुताबिक इसको होना चाहेंगे, इसका भी, और इस तरह से बंगाल पे एक तरह से अप्रत्यक्ष मेरा नियंत्रण हो सकता है। तो इसका भी अवध का सीक्रेट एजेंडा है। और मुगल बादशाह भी सोचता है कि ये भागा हुआ है, इसके पास अपनी सेना तो नहीं है, तो अवध की सेना को इस्तेमाल करके हम फिर बंगाल को जो है चाहे तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत लाने में सक्षम हो जाए। तो सबका अपना अपना एजेंडा है जिसके तहत ये यहां पर अवध में इकट्ठा हुए हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि ये तीनों, यानी ये तीनों अवध में इकट्ठा क्यों हुए। शाह आलम द्वितीय जो है, यानी शाह आलम सेकंड जो है, वो अवध ही क्यों भागा? एक तो दिल्ली से दूर क्यों गया और दूसरा बात जब दूर गया तो अवध ही क्यों भागा। दोनों कारण मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों शाह आलम सेकंड को भी भगाया गया था, ये डर से भागा था किसके? इमादुल मुल्क के। और जो अवध का पूर्व नवाब था शुजाउद्दौला का पिता सफदरजंग, उसको भी मुगल वजीर के पद से हटाया था किसने? इमादुल मुल्क ने, ठीक है। तो इस वजह से, और ये बाद में वो अवध का नवाब भी था, अवध की को जब अवध जब स्वतंत्र हुआ तो सफदरजंग अवध का नवाब भी बना उसके बाद, सादत खान के बाद। तो दोनों एक ही व्यक्ति के सताए हुए हैं, तो इनको लगता है कि इसको लगा कि सिंपैथी मुझे अवध में मिल सकता है और प्लस सेना भी मिल सकती है जिसको लेके हम बंगाल पे फिर से चाहे तो बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ने में कहीं सक्षम हो जाए या उनसे मुकाबला करने में सक्षम हो जाए। तो इस वजह से जो मुगल बादशाह शाह आलम है ये पहुंचा कहां पे? अवध। इधर से पहुंचता है मीर कासिम, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे और हम बक्सर के युद्ध को, बस कुछ ज्यादा नहीं है, बक्सर के युद्ध में क्या होता है, फिर हम इलाहाबाद की संधि को देखेंगे। तो थोड़ा सा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये तीनों अवध में बैठे हैं। शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह है, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब भागा हुआ था,
और सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ये बंगाल है और बंगाल से सटा हुआ ये अवध का क्षेत्र है लगभग, और यहीं पे दिल्ली है। ठीक है, अब ये अवध, यही अवध जो है इसी पे, यहीं पे ये तीनों बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों जो है इसी अवध में है। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब है यहाँ से भागा हुआ है, और जो शाह आलम सेकंड जो मुगल बादशाह है ये भी भाग के अवध पहुंचा हुआ है। और अब यहाँ पे त्रिगुट सेना बनती है, और त्रिगुट सेना के साथ अंग्रेजों की लड़ाई होगी। मैंने ये बताया, हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है, ब्रिटिश आर्मी का। और ये युद्ध जो होता है इसी को बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। और इसके रिजल्ट को अगर हम देखें तो रिजल्ट में आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट में क्या हुआ भाई। तो पहली बात कि हार हो गई त्रिगुट सेना की, त्रिगुट सेना की हार, यानी या सीधे लिखिए कि अंग्रेजों की विजय, अंग्रेजों की जीत, सीधे यहाँ पे विक्ट्री हो गई। किसकी भाई? ब्रिटिशर्स की, या इंग्लिश की आप लिख सकते हैं, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि मीर कासिम तो भाग जाएगा। मीर कासिम जो है फिर भाग गया हार के बाद। विक्ट्री हो गई, हार गया, विक्ट्री किसकी होती है? ब्रिटिशर्स की। मीर कासिम भाग गया। अब देखिए मीर कासिम जो यहां से भागा है, फिर उसके बाद मीर कासिम का कोई पता नहीं चला। करीब 12-13 सालों के बाद ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भिखारी के रूप में मरा हुआ पाया गया। तो यहां पर मीर कासिम की कहानी जो है ये खत्म हो गई। ठीक है, मीर कासिम। अब रह गए शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला। तो इस लड़ाई के बाद अब देखिए यही दोनों बच गए, हार गए हैं। हाँ, तो अब जो अंग्रेज कहेंगे इनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब होगा क्या यहां पर देखिए, यहां पर इसके रिजल्ट, मीर कासिम तो भाग गया, और यहां पर अब आपको दिखाई देगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, या आप सीधे हिंदी में ही लिख सकते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। बाद की संधि, हाँ, इलाहाबाद, पहले पलासी की लड़ाई जीती अंग्रेजों ने, फिर बक्सर की लड़ाई भी जीत ली, और यहां पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अब साइन किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कौन करेगा? देखिए अंग्रेजों की तरफ से आएगा, यह 1765 में होता है, 1765 में, और इसको साइन करने के लिए फिर बुलाया जाएगा। पलासी की लड़ाई में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो भारतीय मामलों का, या कह सकते हैं बंगाल के मामलों का एक्सपर्ट कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। वो 1759 में, पलासी की लड़ाई के बाद 1759 में वो फिर बंगाल जा चुका था। ठीक है ना, लेकिन फिर इसको बुलाया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अंग्रेजों की तरफ से करता है संधि। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से संधि करता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो इस संधि किसके किसके साथ होगी? एक तो अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला होगा, इसके साथ होगी, और दूसरा होगा शाह आलम सेकंड। ये जो मुगल बादशाह है, ये मुगल बादशाह है, ये अवध का नवाब है। ठीक है ना, ये अवध का नवाब है, अवध का नवाब। ये कौन है भाई? तो ये मुगल बादशाह है। ठीक है, इसी के साथ ट्रीटी कौन करेगा? ये अंग्रेजों की तरफ से करेगा, रॉबर्ट क्लाइव को फिर बुलाया गया है। रॉबर्ट, कर्नाटक युद्ध में भी बड़ा अहम रोल रहा था रॉबर्ट क्लाइव का, फिर पलासी की लड़ाई में भी, फिर यहां भी।
ठीक है, ये शाह आलम सेकंड है। अब देखिए, अब अलग अलग संधि होगी, ठीक है, अलग अलग संधि हो रही है। पहली संधि की जो बात है, अगर हम शुजा-उद-दौला की बात करें तो आप देखेंगे, जरा मैं इसको शुजा-उद-दौला के साथ अगर देखें, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड, ठीक है। पहली बात अगर देखिए तो शुजा-उद-दौला से ये शुजा-उद-दौला क्या करेगा, इसको देना पड़ेगा क्या, इलाहाबाद और कड़ा। इलाहाबाद जो अवध का क्षेत्र है, आज उत्तर प्रदेश में है, और कड़ा ये किसको देगा, ये देगा पहले अंग्रेजों को देगा, और अंग्रेजों के थ्रू ये शाह आलम सेकंड को चला जाएगा। इलाहाबाद और कड़ा शाह आलम सेकंड को जा रहा है, पहली संधि है। और दूसरी बात यहां पे आएगी कि आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम सेकंड जो है, ये शाह आलम सेकंड यानी कि जो मुगल बादशाह है, ठीक है, वो सॉरी शुजा-उद-दौला दे देगा, ये अगली बार लिखूंगा इधर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इलाहाबाद और कड़ा दे दिया शाह आलम सेकंड को, और ये युद्ध का हर्जाना देगा। शुजा-उद-दौला जो होगा, शुजा-उद-दौला जो होगा, फिर इसमें ये युद्ध हर्जाना, हाँ, वॉर इंडेमनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, युद्ध हर्जाना देगा 50 लाख रुपया, ठीक है, 50 लाख रुपया देगा। ₹50 लाख रुपया देगा किसको भाई, तो अंग्रेजों को 50 लाख रुपया अंग्रेजों को देगा शुजा-उद-दौला। अब यहां पर देखिए, इसके साथ भी एक ट्रीटी हो रही है शाह आलम सेकंड के साथ। तो अब शाह आलम सेकंड को क्या मिल गया, यही चीज यहां पे लिखिएगा, शाह आलम सेकंड, हाँ, शाह आलम सेकंड के इलाहाबाद और कड़ा, ये जो है शाह आलम सेकंड को दिया गया। अंग्रेजों ने पहले लिया शुजा-उद-दौला से, हाँ, और फिर शाह आलम, यही चीज है इलाहाबाद, और इनको कहा गया कि आप कड़ा में अब बैठिए, शाह आलम मुगल बादशाह कड़ा में बैठेगा। और दूसरी बात क्या हो गई कि शाह आलम सेकंड ने ठीक है बंगाल और दीवानी दे दी, दीवानी दी बंगाल और उड़ीसा की किसको भाई, अंग्रेजों को, ठीक है। अब देखिए यहां पर, और फिर एक चीज और मिलेगा, शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों ने इसको क्या कहा भाई, 26 लाख रुपया वार्षिक। अंग्रेज इसको देंगे कितना, शाह आलम सेकंड को पेंशन देंगे रुपया वार्षिक, यानी कि अब पेंशन भोगी हो गया ये शाह आलम सेकंड। तो यहां पर देखिए, इलाहाबाद की संधि हो गई, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हो गई, हाँ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में होती है। कब होती है भाई, तो 1765 में होती है। कब होती है ये बैटल ऑफ बक्सर, जब
ये त्रिगुट सेना हार जाती है, मीर कासिम भाग जाता है और मीर कासिम का कोई पता उसके बाद नहीं है। ठीक है, ये 12-13 साल बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भिखारी के रूप में मरा हुआ पाया जाएगा। तब दो ही लोग बचे हैं, मीर कासिम तो भाग गया, ये सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, इनके साथ जो भारत में बंगाल के मामलों का एक्सपर्ट है रॉबर्ट क्लाइव, वो ट्रीटी करेगा 1765 में, जिसे कहा गया इलाहाबाद की संधि। ठीक है, अब इस संधि में अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला है उसको कहा जाता है कि आप शाह आलम को दीजिए क्या, इलाहाबाद और कड़ा। और सुजाउद्दौला क्या करता है, 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाना देता है अंग्रेजों को। जो ये युद्ध हुआ उसमें जो अंग्रेजों को नुकसान हुआ वो हर्जाना भी देना पड़ा, एक तरह से बहुत ही अपमानजनक संधि है। ठीक है, और इधर अगर शाह आलम सेकंड के साथ दो संधियां होती हैं, आप देखिए कि सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लिया गया और कहा गया कि भाई आप कड़ा में आराम से कहीं तो बैठेगा मुगल बादशाह, बैठने का तो जगह चाहिए, आपको जगह दिया जा रहा है, आप बैठिए कड़ा में। ठीक है, और उसके बाद शाह आलम सेकंड जो है, देखिए ये दीवानी देगा अंग्रेजों को, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाएगी। मतलब अब पूरा बंगाल इन अंग्रेजों के अधिकार में है। ठीक है, और शाह आलम सेकंड को वार्षिक पेंशन 26 लाख देने की बात कही गई इस ट्रीटी में। अब ये पेंशन भोगी हो गया अंग्रेजों का। ठीक है, शाह आलम सेकंड, तो ये इलाहाबाद की संधि थी और एक तरह से इसको अपमानजनक संधि कहा जाएगा सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के लिए। अब देखिए पलासी की लड़ाई अगर आप कहें तो पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई जो है वो आप देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस अगर आप देखें तो पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई में ये डिफरेंस है कि कहा गया कि पलासी की लड़ाई जो थी वो साजिश के तहत अंग्रेजों ने जीती थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स को, जैसे मीर जाफर को, राय दुर्लभ को, माणिक चंद को, ठीक है, बैंकर था जगत सेठ, अमीर चंद था एक व्यापारी, सबको मिला लिया अंग्रेजों ने अपने साथ और इन लोगों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और एक साजिश के तहत ये युद्ध जीत लिया गया। वो वास्तव में युद्ध था ही नहीं, एक साजिश थी। लेकिन बक्सर के युद्ध के बारे में आप देखेंगे तो कहा गया कि हेक्टर मुनरो की जो अंग्रेजी सेना थी, उसने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया और अपने युद्ध कौशल के बलबूते पर ये विजय हासिल की, ये विक्ट्री उनको मिली। ठीक है, ये कहा गया, ये बेसिक डिफरेंस था। अब देखिए अब इससे फायदा क्या होगा। ठीक है, फायदा क्या होगा तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस था। थोड़ा सा हम डिफरेंस करते हुए पलासी और बक्सर को चलेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहां पर देखिए एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज समझने वाली है कि बंगाल की दीवानी इनको मिल गई, बंगाल बिहार उड़ीसा की। अब इनका एक तरह से देखिएगा प्रत्यक्ष कंट्रोल हो जाएगा लगभग। ठीक है ना, अब तक जो मीर कासिम था या जो मीर जाफर था कठपुतली तो थे, लेकिन जैसे राजस्व का जो था ना कि राजस्व वसूल करके पहले जरूर राजस्व का नुकसान कर रहे थे उस समय अंग्रेज, लेकिन वो पहले बंगाल के नवाब के पास राजस्व जाता था, फिर बंगाल का नवाब उस राजस्व को ट्रांसफर करता था, उस राजस्व में से जो भी धन ट्रांसफर करना है, तो कम से कम इतना अधिकार था। कुछ सीमित अधिकार थे। यहां पर अब बंगाल बिहार और उड़ीसा की जब दीवानी मिलेगी, और दीवानी का मतलब क्या होता है, टैक्स वसूली का अधिकार, और जब टैक्स वसूली का अधिकार डायरेक्ट मिल गया तो एक तरह से बंगाल पे अब पूरी तरह से आप देखेंगे पूर्ण नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर में, कि बैटल ऑफ पलासी में हालांकि मीर जाफर को उन्होंने सिराजुद्दौला के बाद बनाया, कठपुतली नवाब था, लेकिन फिर भी कहते थे, डिमांड करते थे अंग्रेज, हमको ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, और वो पूरा करता था। यानी कि राजस्व जो भी आता था, दोहन तो ही रहा था, जो भी आता था पैसा पहले राजकोष में आएगा, बंगाल के राजकोष में, और फिर वहां से अंग्रेजों को जाएगा। अब तो अंग्रेज डायरेक्ट राजस्व वसूलने लगे, अब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वहां जाना ही नहीं है, ये खुद वसूलेंगे। ठीक है ना, वही खुद वसूलेंगे, नवाब जरूर होगा, नवाब बनाएंगे लोगों को, लेकिन अब ये खुद वसूलेंगे, बंगाल की दीवानी पर इनका अधिकार होगा, यानी कि टैक्स अब डायरेक्ट इनके पास जाएगा। ये बड़ी बात यहां पर हो गई।
अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस भी कर लेंगे। यहां पर एक दो बात जानने वाली है कि बंगाल की दीवानी ले ली, ठीक है, शाह आलम सेकंड से, ठीक है। और देखिए अगर सवाल ये उठता है कि अगर ये चाहते तो अवध को भी अपने नियंत्रण में ले सकते थे, लेकिन अवध को क्यों नहीं लिया, ठीक है, अवध को क्यों नहीं लिया, तो देखिए इसका रीजन है, अंग्रेजों की एक पॉलिसी रही थी कि वह जितना से कम दायित्व तो बढ़ाएंगे। देखिए उनकी पॉलिसी तो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली करनी है, कम से कम दायित्व तो निभाते हुए, समझ रहे हैं। तो अगर वो डायरेक्ट कंट्रोल में लेते, अप्रत्यक्ष कंट्रोल तो है ही, ये ट्रीटी क्या है, अप्रत्यक्ष कंट्रोल ही है, लेकिन यहां पे अगर डायरेक्ट इस पे अधिकार कर लेते तो इनका दायित्व तो बढ़ जाता और खर्चा बढ़ता। हाँ, दायित्व तो बढ़ता, इस पे खर्चा बढ़ता, डायरेक्ट नियंत्रण में लेते। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं रखेंगे, अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखेंगे इस पे, ठीक है। तो इन्होंने इस पे बंगाल की तरह इस पे नियंत्रण नहीं किया अवध को। इन्होंने सोचा कि एक बफर स्टॉक की बफर जोन की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी बफर जोन का मतलब अवध को इन्होंने बफर, ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं बफर जोन की तरह, बफर क्षेत्र के रूप में। बफर क्षेत्र क्या होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र को बफर कहते हैं। इसने सोचा कि बफर क्षेत्र के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाए, इससे दायित्व नहीं रहेगा, जिम्मेदारी नहीं रहेगी, और बफर क्षेत्र का मतलब होता है मध्यवर्ती क्षेत्र, ताकि बंगाल पे इनका अधिकार है, अगर कोई तीसरी शक्ति बंगाल पे अधिकार इधर से हमला करती है तो ये बफर क्षेत्र का काम करेगा, डायरेक्ट लोग बंगाल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल बफर क्षेत्र के रूप में किया अवध का। वो डायरेक्ट मतलब नियंत्रण उन्होंने नहीं रखा, लेकिन हाँ अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरह से डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, यहां क्या है, एक तरह से सुजाउदौला भी इनके नियंत्रण नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली है। यहां पर दीवानी लेकर डायरेक्ट जिम्मेदारी ले ली बंगाल में। दिल्ली भी है तो दिल्ली में भी क्या है, दिल्ली भी एक तरह से इनके अधिकार में है, ठीक है ना। दिल्ली जो है अब इनके अधिकार, एक तरह से अप्रत्यक्ष नियंत्रण इनका अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण दिल्ली पे भी है, क्योंकि दोनों हार चुके हैं। तो अब देखिए इन्होंने इसको पेंशन भोगी बना दिया, इसको शाह आलम सेकंड को, और कहा कि आपको जगह चाहिए, आप कड़ा में बैठिए। देखिए इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, हम कह रहे हैं भाई ये दीवानी अंग्रेजों को शाह आलम ये तो जीत चुके हैं, तो शाह आलम सेकंड क्यों देगा दीवानी। अब तो अंग्रेज चाहे तो जबरदस्ती अवध को भी अपने पास रख सकते हैं, शाह आलम सेकंड से पूछने की क्या जरूरत है, भाई तो हार चुका है। तो देखिए अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा वो एक कहते हैं ये डॉक्यूमेंट में वो बड़े ज्यादा स्ट्रांग थे, वो अपना डॉक्यूमेंट हमेशा स्ट्रांग रखते थे, ताकि बाद में अगर आज भी आप जाएंगे और अगर अंग्रेज अपना दलील दें तो डॉक्यूमेंट के मामले में वो बड़ा स्ट्रांग है, और आज भी आप कोशिश करते रह जाएंगे, वो इस बात को साबित कर देंगे कि उन्होंने जो भी किया लीगली करेक्ट किया। तो उन्होंने लीगली एक तरह से शाह आलम सेकंड से दीवानी ली, ताकि ये आगे कहने के लिए ना रहे कि उन्होंने जबरदस्ती शाह आलम सेकंड से दीवानी ली बंगाल की। उन्होंने लीगली डॉक्यूमेंटेशन कराया और लीगली वो दीवानी के अधिकारी बने, यानी टैक्स वसूलने के अधिकारी हो गए, ठीक है। तो ये बात, तो इन्होंने अवध को नहीं किया, लेकिन एक तरह से देखिए तो इस युद्ध के बाद ये इनका बंगाल पे तो था ही अधिकार, हुआ ही, तो बंगाल पे डायरेक्ट दीवानी वसूलने लगे, और एक तरह से अगर आप देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका अवध पे भी और दिल्ली तक इनका नियंत्रण हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है पलासी और किसमें, बक्सर की लड़ाई में। एक बात और समझिएगा कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव यहां पर बंगाल में 1765 में बंगाल में ये रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन की शुरुआत करेगा। द्वैध शासन, यहीं पे द्वैध शासन की शुरुआत करेगा बंगाल में, द्वैध शासन बंगाल में करेगा 1765 में, 1765 में। और द्वैध शासन क्या था, देखिए द्वैध शासन को भी समझ लीजिए, इसको डायआर्की कहा गया है। अगर देखें तो इसको इंग्लिश में डायआर्की कहा गया, ठीक है।
डायरकी कहा गया। ये द्वैध शासन जो था, इसमें दो तरह के, देखिए बंगाल में या प्रशासन में दो तरह के प्रशासन होते हैं, एक दीवानी और एक निजामत। दीवानी और एक निजामत। ये निजामत कहते हैं प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को। दीवानी जो टैक्स वसूल, दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार जो अंग्रेजों को यहां मिल जाता है, ठीक है, दीवानी मिल गया। तो ये दीवानी जो है, द्वैध शासन जो शुरू किया अंग्रेजों ने बंगाल में, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था 1765 में। तो दीवानी, ये बक्सर की लड़ाई के बाद की घटना है, ठीक है। तो दीवानी जो है, ये दीवानी अंग्रेजों के पास रहा, जबकि निजामत नवाब के पास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दीवानी जो है अंग्रेजों के पास है, यानी टैक्स वसूलेंगे अंग्रेज और प्रशासन चलाएगा नवाब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब इससे क्या नुकसान हो रहा है, देखिए। प्रशासन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, पैसा डायरेक्ट नवाब के पास नहीं आ रहा है, यहां अब डायरेक्ट किसके पास जा रहा है, यही बेसिक डिफरेंस है, मैं बता रहा हूं। दीवानी पैसा तो ये वसूल रहे हैं, और प्रशासन चलाने के लिए क्या होगा, सैलरी देने के लिए तमाम तरह के काम होते हैं प्रशासन में, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, टैक्स से ही तो आता है। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी इन्होंने दे दी नवाब को, और टैक्स खुद वसूल कर रहे हैं। कोई काम होगा, या तो पब्लिक वेलफेयर का काम हो, या कुछ और हो, किसानों के लिए हो, कुछ और हो, तो ये नवाब तो पैसा मांगेगा नहीं से। तो किसी जब मन करेगा कहेंगे पैसा देंगे, जब कहेगा करेगा नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि लोग तो प्रशासन के लिहाज से कोई वेलफेयर का काम होगा तो नवाब से बोलेंगे भाई ये काम कीजिए, और नवाब के पास तो पैसा है नहीं, पैसा यहां पर है। जो जिनके पास दीवानी का अधिकार है, जिनके पास रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार है, वो किसके पास है, अंग्रेजों का। जब ये देंगे तभी तो नवाब कोई प्रशासन का काम कर पाएगा। लेकिन लोग क्या समझेंगे, अगर कोई काम नहीं होता है तो आम जनता क्या समझेगी, किसान क्या समझेगा कि भाई नवाब के पास प्रशासन है तो नवाब को ये काम करना चाहिए। ये वो नहीं जानते हैं पैसा कहां से आएगा। तो जिम्मेदारी आ गई नवाब पे, और ये क्या है, बंगाल के राजस्व का लूट करने लगे बिना किसी जिम्मेदारी के। तो कहा गया इसको कि ये इनके पास पैसा है और इनके पास प्रशासन है, यही द्वैध शासन था। और इससे इसको कहा गया वर्क विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको वर्क विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट वर्क। हाँ, हो ही गया ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, पैसा है ही नहीं आपके पास, ठीक है, क्या आप प्रशासन चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, आपके पास काम ही नहीं है। जब तक पैसा नहीं आएगा आप काम नहीं कर सकते प्रशासन का। तो ये आप कह सकते हैं कि भाई ये वर्क विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, अंग्रेजों के पास, और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट वर्क, काम है ही नहीं, ये जिम्मेदारी इनके पास है। तो ये बहुत घाटा हुआ इसका, इस द्वैध शासन का, इस डायरकी का। इस पर हम एक अलग से बाद में वीडियो करने वाले हैं, बड़ा वीडियो करेंगे, ठीक है। चलाया किसका था, तो रॉबर्ट क्लाइव का। कहां पे, तो बंगाल में। अब इसमें क्या था भाई, तो दीवानी और निजामत को अलग अलग कर दिया गया। दीवानी टैक्स वसूलने का काम करता है, निजामत प्रशासन का काम देखेगा। तो दीवानी का काम यानी राजस्व वसूली का काम किसके पास था, अंग्रेजों के पास। नवाब के पास क्या था, प्रशासन का। इसी को कहा गया द्वैध शासन। और इसमें जबरदस्त ढंग से अंग्रेजों ने राजस्व की लूट की, और इसी का नतीजा था कि बंगाल में, आगे आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे इसको बाद में, कि 1770 में अकाल भी आया था, भयंकर फैमिन से गुजरना पड़ा था बंगाल में, ठीक है। ये 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैं बता दूं कि 1765 से 67 तक रहा, और 67 में ये वापस चला जाता है इंग्लैंड, रॉबर्ट क्लाइव। और फिर ये वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड जाएगा, और आगे 1774 में ये आत्महत्या भी करता है रॉबर्ट क्लाइव। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आगे हम द्वैध शासन को देखेंगे। किसने शुरू किया था द्वैध शासन, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। एक दो बातें यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि अगर देखा जाए तो मीर कासिम था, और फिर मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर बना था बंगाल का नवाब। हाँ, उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद 3 और नवाब बनेंगे। हाँ, नजमुद्दौला, देखिएगा, और नवाब जो है नजमुद्दौला बंगाल के नवाब,
मीर कासिम के बाद वो भाग गया तो फिर मीर जाफर को, क्योंकि बक्सर की लड़ाई के समय कौन था, मैंने बताया यूपीएससी में पूछ देगा, बक्सर की लड़ाई के समय मीर जाफर था, बंगाल का नवाब। मीर कासिम भाग चुका था बंगाल से अवध, ठीक है। तो उसके बाद मीर जाफर के बाद 3 और नवाब होंगे, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। ये 3 नवाब हैं। ये बंगाल का अंतिम नवाब है मुबारकुद्दौला, ठीक है ना। मुबारकुद्दौला ये अंतिम नवाब है बंगाल का, ये जो है ये अंतिम नवाब। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैंने बता दिया है, अंतिम नवाब है। इसके बाद कोई नवाब नहीं हुआ। तो अगर आप देखें तो पलासी की लड़ाई के बाद पहले कौन बनता है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनेगा, और मीर कासिम के भागने के बाद फिर मीर जाफर बनता है। मीर जाफर के बाद ये नजमुद्दौला बनेगा, नजमुद्दौला के बाद सैफुद्दौला बनेगा नवाब, और अंतिम बंगाल का नवाब जो होगा, हाँ अंतिम नवाब कहाँ का, बंगाल का। यहाँ पे ये भी लिख लीजिए आप, बंगाल का, कंफ्यूजन ना हो, बंगाल का, ठीक है। मुबारकुद्दौला, यही एक याद रखिएगा कि मुबारकुद्दौला जो था ये अंतिम नवाब था, इसके बाद कोई बंगाल का नवाब नहीं हुआ। जहां तक इलाहाबाद की ट्रीटी पे हस्ताक्षर की बात होगी ना, तो ये उस समय नवाब ये है नजमुद्दौला, ध्यान रखिएगा। तो ये बात हमने देख ली। अब यहां तक हमने जो देखा, आपको जो याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके किसके बीच में हुई थी, तो अंग्रेजों और शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। 2 ट्रीटियां हुई थी, एक अंग्रेज और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, एक अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, ये ट्रीटी हुई थी। ध्यान रखिएगा कब हुई थी, 1765 में। अंग्रेजों की तरफ से, हाँ कौन था उस समय, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो भाई रॉबर्ट क्लाइव था। हाँ, अंग्रेजों ने जब साइन किया तो रॉबर्ट क्लाइव को ही बुलाया गया था इलाहाबाद की संधि के लिए, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ भाई, तो सुजाउद्दौला के साथ क्या क्या हुआ, तो सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा का अवध का ही क्षेत्र था, इलाहाबाद कड़ा इस शाह आलम सेकंड को दे दिया। अंग्रेजों ने कहा कि आप इन दोनों को रखिए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और कड़ा में आप बैठिए, ठीक है। सुजाउद्दौला को युद्ध का हर्जाना देना पड़ा 50 लाख अंग्रेजों को, ये ध्यान रखिएगा। शाह आलम सेकंड, यही वाली बात है, इलाहाबाद और कड़ा जो है सुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम सेकंड को दे दिया जाता है, यही बात है। हाँ, और शाह आलम सेकंड जो है दीवानी देगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अंग्रेजों को, और 26 लाख पेंशन अंग्रेज देंगे शाह आलम सेकंड को वार्षिक। ये इलाहाबाद की संधि थी। और उसके बाद एक चीज हमने जाना कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो 1765 में यहाँ डायरकी यानी कि बंगाल में द्वैध शासन भी शुरू करता है, और बंगाल के राजस्व की जबरदस्त लूट यहीं से शुरू होती है। तो यहां तक हमने देख लिया, ठीक है। अंतिम नवाब बंगाल का तो मुबारकुद्दौला, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, और यहीं से आपको ये भी पता चल जाएगा कि बक्सर की लड़ाई और पलासी की लड़ाई में क्या डिफरेंस था और क्या क्या लाभ हुए बक्सर की लड़ाई से पलासी के मुकाबले। तो देखिए, ये मैं बताऊं कि यहाँ पर मैंने लिखा कि पलासी की लड़ाई एक साजिश थी, और मैंने बताया साजिश क्यों थी, क्योंकि सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल का नवाब था, उसके महत्वपूर्ण अधिकारियों को, चाहे वो मीर जाफर हो, राय दुर्लभ हो, अमीर चंद हो, मानिक चंद हो, उसके अधिकारियों को अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया, और इन लोगों ने उसके साथ क्या किया, सिराजुद्दौला के अधिकारियों ने उसके साथ विश्वासघात किया। तो धोखे से और साजिश से जीती गई ये लड़ाई थी। जबकि बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो ने, जो सेनापति है अंग्रेजों का, वो उसने पूर्ण रूप से युद्ध कौशल का परिचय दिया है, ठीक है। दूसरा देखिए, अब पलासी की लड़ाई में बंगाल पे सीमित अंग्रेजी अधिकार था। कैसे, देखिए मीर जाफर जो था वो पलासी की लड़ाई के बाद वो बनाया गया बंगाल का नवाब, कठपुतली नवाब।
तो उस समय भी क्या था कि राजस्व जो था वो राजस्व पहले बंगाल के राजकोष में जाता था, फिर वहां से अंग्रेजों के पास आता था, अगर लूट भी होती थी तो कुछ सीमित अधिकार तो थे, आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए बंगाल पे प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि बंगाल पे अब सीमित अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी यानी राजस्व का अधिकार मिल गया। तो एक तरह से पूरी तरह से अधिकार हो जाता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है किसका, अंग्रेजों का। और अवध और दिल्ली पर भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का हो जाता है। तो एक तरह से इनकी सीमा अब बंगाल से निकल के आगे आपको अवध और दिल्ली तक है, ठीक है ना। ये बंगाल है और फिर इसके बगल में ये अवध है और फिर ये दिल्ली है। तो ये पूरा बंगाल तो है और अप्रत्यक्ष रूप से अवध और दिल्ली भी इनके पास है एक तरह से, ठीक है। अब यहां पर देखिए नवाब का सीमित अधिकार, यही मैंने कहा, हाँ नवाब का अधिकार सीमित था यहां पर, क्योंकि जो राजस्व था वो पहले राजकोष में जाता था बंगाल के, फिर अंग्रेजों के पास आता था, डायरेक्ट नहीं आता था। लेकिन यहां नवाब का अधिकार बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल वही बात जो मैं अभी पहले कह रहा था। क्यों? क्योंकि अब उनके पास बंगाल बिहार की दीवानी आ गई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पलासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ, अंग्रेज जो हैं अभी तक लीगल रूलर नहीं बने हैं, लीगल रूलर नहीं बने हैं, ठीक है। हाँ उन्होंने कुछ संधियां की हैं, कुछ ट्रीटी किया है लीगल, लेकिन अब ये लीगल शासक हो जाएंगे बक्सर के बाद बंगाल के। क्यों? क्योंकि देखिए लीगली शाह आलम सेकेंड ने डॉक्यूमेंटेड एक फाइल बना के और हस्ताक्षर करके दिया है कि अब जो है हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आपको दे रहे हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे मजबूत है। तो अब अंग्रेज जो है लीगल शासक यहाँ पे बन चुके हैं बक्सर की लड़ाई के बाद। उसके बाद देखिए ठीक यही बात मैं कह रहा था, सब चीज इसी में सीमित है, समाहित है कि राजस्व की लूट लीगल अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्व लूट तो रहे हैं लेकिन अभी इनको कोई अधिकार नहीं मिला है। यहां पर बक्सर के बाद वही बात मैं बता रहा हूं, इलाहाबाद की ट्रीटी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है, यानी कि टैक्स वसूल का अधिकार दे दिया जाता है। तो एक तरह से लिख के दिया जाता है, साइन करके दिया जाता है मुगल बादशाह के द्वारा। तो लीगली ये अब करेक्ट हो गया। मैं वही कह रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन इनका बड़ा स्ट्रांग है, किसका, ब्रिटिशर्स का। अब यहाँ पे द्वैध शासन जो कि क्लाइव ने लगाया, यहाँ पे द्वैध शासन तो नहीं था पलासी के बाद, लेकिन यहाँ पे देखिए ये मैं लिख दूं इस तरह से, पलासी के बाद, पलासी के समय तो, पलासी के युद्ध के बाद तो द्वैध शासन नहीं था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इसके बाद यहाँ द्वैध शासन लगाया, डायरकी लगाया। और इस द्वैध शासन को किसने खत्म किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने आएगा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ध्यान रखिएगा 1772 में इसको समाप्त कर दिया जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो यहां पे द्वैध शासन नहीं है, यहां पे द्वैध शासन है। देखिए यहां पर अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक नींव एक तरह से डाली है पलासी की लड़ाई के बाद, लेकिन यहां पर राजनीतिक वर्चस्व कायम हो गया है। हाँ कैसे? बंगाल, फिर वही बात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूल करने का काम आ गया। यहां पर राजनीतिक वर्चस्व कैसे कायम हो गया? टैक्स, राजनीतिक काम आप तो कर ही नहीं सकते। द्वैध शासन लगाया किसने? इस लड़ाई के बाद क्लाइव ने द्वैध शासन चलाया और वहां पे क्या हुआ? निजामत का काम यानी प्रशासन का काम सिर्फ नवाब के पास है, जबकि टैक्स वसूलने का काम किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। तो प्रशासन का काम कैसे होगा? जब तक पैसा अंग्रेज नहीं देंगे नवाब को, तब तक वो प्रशासन का काम यानी निजामत का काम नहीं देख कर सकता। तो राजनीतिक रूप से एक तरह से वर्चस्व इनका कायम हो गया है यहां पर पलासी के बाद। और सबसे बड़ी बात कि ये मैं बताऊं कि इनको अब निवेश करने के लिए अब पैसा भी मिलेगा। इनका जो राजस्व की लूट है वो तेज हो गई है, उसको इन्होंने शाह आलम के साइन के द्वारा उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है। हालांकि वो चाहता, मैंने अभी बताया शाह आलम कौन होता है? हारा हुआ
वो शासक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को मजबूत रखने के लिए ये काम किया और उसको लीगल बना लिया। फायदा ये हुआ बक्सर और पलासी, पहले पलासी फिर बक्सर के बाद अंग्रेजों को, कि अब उनके पास, पहले वे सोने चांदी लाते थे और यहां से सामान खरीद के उसका व्यापार करते थे, अब उनके पास भारत में ही दीवानी का काम मिल गया। तो अब जब भारत के राजस्व से ही, भारत के धन से ही, यानी बंगाल के धन से ही, भारत का मतलब अभी बंगाल उनके पास है, बंगाल के धन से ही वो अब व्यापार करना शुरू करेंगे, वो व्यापार में निवेश करना शुरू करेंगे। अब उनको ब्रिटेन से सोने चांदी लाने की जरूरत नहीं है, पहले वे सोने चांदी लाते थे और उसके बदले हुए व्यापारिक सामानों को खरीदते थे, लेकिन अब वो भारत के धन से ही भारत का शोषण करना शुरू करेंगे और एक तरह से बंगाल की समृद्धि का, बंगाल की इकोनॉमी का इस्तेमाल करके वो भारत के अन्य क्षेत्रों में, उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में, और फिर आप आगे देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी, ठीक है, वो अपना वर्चस्व कायम करेंगे। तो एक तरह से ये बक्सर की लड़ाई, पहले पलासी की लड़ाई और फिर बक्सर की लड़ाई, दोनों ने इनको यहाँ पे राजनीतिक रूप से स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है, राजनीतिक पहले आधार दिया पलासी की लड़ाई ने, उसके बाद बक्सर की लड़ाई ने राजनीतिक वर्चस्व कायम किया। आगे ये अपना एक्सपेंशन करेंगे, भारत के धन से ही व्यापार करेंगे, हाँ, भारत का धन ही निवेश करेंगे, अब इनको सोने चांदी भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों जगह अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करेंगे और जिसमें वो सफल भी होंगे। हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको आइडिया लगता जाएगा। तो एक तो मैंने डिफरेंस यहाँ बता दिया है, थोड़ा सा डिफरेंस पे हम एक अलग से भी वीडियो करेंगे, ठीक है, तो बाद में अलग से करेंगे। अभी आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.